सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026 आ चुका है। और बैकग्राउंड में कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये कौन भौंक रहा है बदतमीज? अभी ये भी अपने जो कुटुंब है, इनका परिवार है, कुत्ते भी उनको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, तो ये अभी थोड़ी खुशी मना रहे हैं कि आज लास्ट दिन है। तो आप सभी के लिए भी मैंने ये क्लास स्पेशली, मैंने कहा कि न्यू ईयर के दिन कुछ अच्छा करते हैं हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए। तो ये आपके 120 जीएस के प्रश्न रहने वाले हैं, जो सीएचएसएल के क्वेश्चन है आपके सभी सब्जेक्ट का मैंने इसमें इंक्लूड करने का ट्राई किया है। और आपकी जो दिल्ली पुलिस की अपकमिंग जो आपकी शिफ्ट है, उनके लिए आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एमटीएस वाले भाइयों के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और भी जो आपके एग्जाम में सभी के लिए, क्योंकि जीएस सेम ही होता है, आपको पता ही है। तो थोड़ी मेहनत मैंने की है, थोड़ी मेहनत आप कर देना। हाइप कर देना वीडियो को, है ना। अब हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा आपके सामने। बाकी मेरी यही कामना रहेगी कि इस वर्ष आप अपनी जो सारी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सब आपकी पूर्ण हो। और ये बता दूं क्लास से पहले कि ये क्लास आपकी कम्प्लीटली बाइलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो आपको भाषा जो है आपके बीच में एक बैरियर बनकर नहीं आएगा कि ये माध्यम जो है हमें पढ़ने नहीं दे रहा। तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए रहेगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। किन मुगल सम्राटों की हत्या उनके अपने दरबारी द्वारा की गई थी? विच मुगल एम्परर्स वर assassinated बाय देयर ओन नोबल्स? तो ऐसे कौन थे दो मनहूस जिन्हें उनके जो दरबारी थे उन्होंने ही मार डाला? वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो इनकी कश्ती कहाँ डूबी और किन की डूबी? तो वो डूबी फर्रुखशियर और आलमगीर द्वितीय की। आपका जो फारुखशियर है, उसका शासनकाल आपको बताया कि जो उसने रूल किया 1713 से 1719, एंड 1713 से 1719 के बीच फारुखशियर ने शासन किया। और इसे घृणित कायर भी बोलते हैं ना। तो फारुखशियर उसे क्या बोलते हैं? घृणित कायर, घृणित कायर बोलते हैं इसको। और इनके जो दरबारी थे ना, उन्होंने इनकी हत्या कर दी। सैयद बंधु का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो उन्होंने इसकी हत्या करी। और फारुखशियर ने आपको बताया कि एक फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए। तो ये आपके दो ऐसे थे जिनको इनके दरबारी ने मार डाला। ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में आया था, ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन सीएचएसएल के ही हैं। वैदिक दर्शन में मोक्ष किसका प्रतीक है? इन वैदिक फिलोसफी व्हाट डज मोक्षा रिप्रेजेंट? तो आपका जो मोक्ष है उसका अर्थ है स्पिरिचुअल फ्रीडम, आध्यात्मिक स्वतंत्रता। कि सारे बंधनों से परे, स्वर्ग और नरक से भी ऊपर एक चीज है, वो है मोक्ष। यानी कि जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, ये घटनाएं होती रहती हैं। अंत में जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो ये सारा चक्र आपका समाप्त हो जाता है। और फिर जो बचता है वो है मोक्ष, यानी कि आप मुक्त। तो इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम, आध्यात्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता। जीवन के चार पुरुषार्थों में से एक है आपका जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार। जीवन में चार पुरुषार्थ हैं, उनमें से आपका एक है वन ऑफ द फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। पुरुषार्थ जिन्हें बोलते हैं चार, उनमें से आपका एक मोक्ष है। तो वो तीन और कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका धर्म, एक हो गया आपका अर्थ, एक आपका हो गया काम, और एक आपका हो गया मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये आपके चार पुरुषार्थ मानते हैं। और इनमें से आपका मोक्ष है जो आपका स्पिरिचुअल फ्रीडम का रिप्रेजेंट करता है उसको, ना। नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारत में आयोजित सम्मेलनों के सारांश को क्या कहा जाता था? वोट वर द समरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेज हेड इन एंशियंट इंडिया कॉल्ड? तो उन्हें बोलते थे पुराण्स। कि भैया इसके जो पूरा, ये आपने बोला ना, इसका पूरे का समरी क्या है, पूरा, है ना। पूरा क्या है? तो वो पुराण। जो आपके सारे ये सम्मेलन होते थे उनका जो सारांश था उन्हें पुराण बोलते हैं। दार्शनिक विचारों और ऐतिहासिक परंपराओं का सार, कंटेंट, फिलोसफिकल डिबेट्स एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। तो इसमें आपकी जो सारी परंपराएं चलती आ रही हैं उनका आपको वर्णन देखने को मिलता है। जो आपकी दार्शनिक विचार आपके आप देखते हो ना, जो डिबेट होती है फिलोसफिकल रूप से, वो इसमें सारी इंक्लूडेड होती है ना। ये सारी चीज़ें जो सारा सार है वो मिलकर बनता है आपका पुराण, ध्यान रखना। जैसे आपने देखा था कि मंडन मिश्र और आप देखते हैं कि जो उनके बीच शंकराचार्य जी के बीच में जो डिबेट हुई थी, तो ऐसा सारा जो आपकी डिबेट जो हमेशा चलती आ रही है वो इसमें होती है। रानी लक्ष्मीबाई की हार और मृत्यु किस समय हुई थी? इन विच मंथ एंड ईयर वाज रानी लक्ष्मीबाई डिफीटेड एंड किल्ड? तो जून 1858 में, 1858 में। जून का वो महीना था जब रानी लक्ष्मीबाई जी ने वीर गति को प्राप्त किया। और झांसी में 1857 के विद्रोह की प्रमुख नेता थी वो। शी वाज मेजर लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट इन झांसी। आपका 1857 का सिपाही विद्रोह जिसे आपके बोलते हैं कौन? अंग्रेज। और हम बोलते हैं उसे पहला स्वतंत्रता संग्राम। उस टाइम झांसी में आपको बताया कि रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि बूंदेले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। और इनके खिलाफ जिस अंग्रेज ने अभियान किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका हुरोज, ध्यान रखना। हुरोज ने ये अभियान किया इनके खिलाफ, हुरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेज जो लीडर था वो हुरोज था, ध्यान रखना, कमांडर है।
आमेर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा का गवर्नर कब बनाया गया था? सवाई राजा जयसिंह ऑफ आमेर वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मालवा इन विच ईयर? तो उस टाइम पे, जिस टाइम आपका फर्रुख शेर जो है जिसने शासन संभाला था, उसी टाइम आमेर के जो सवाई राजा जयसिंह थे, उन्हें मालवा का गवर्नर भी बनाया था। तो ये लगभग 1713 की बात है आपकी, 1713 की। ही वॉज लेटर अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ आगरा इन 1722। 1722 में उन्हें आगरा का गवर्नर भी बनाया गया था, ध्यान रखना। जैसे आज की डेट में आप देखते हो ना कि ये अलग अलग राज्यों में जैसे मुख्यमंत्री हो गए आपके, है ना, तो वैसे ही उस टाइम पे अलग अलग राज्यों में आपके गवर्नर का एक पद होता था, जैसे आपका राज्यपाल है ना। लेकिन अभी राज्यपाल के पास उतनी पावर नहीं है जितनी चीफ मिनिस्टर के पास है। तो चीफ मिनिस्टर की जो पावर थी वैसी पावर होती थी गवर्नर के पास। और आपका जो शासक था, जैसे मुगल शासक था उस टाइम पे, तो वो आपको उस टाइम पे जो जहाँ जहाँ आपका मुगल शासन था वहाँ प्राइम मिनिस्टर था, बाकी अलग अलग जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं वैसे गवर्नर थे। तो 1722 में उन्हें आगरा का गवर्नर भी बनाया गया था, किसे? आमेर के सवाई राजा जयसिंह को। आमेर कहाँ है आपका? तो आमेर राजस्थान के जयपुर में है, ध्यान रखना, है ना। लिख भी देता हूँ मैं आपके यहाँ पे, ये आमेर है आपका जयपुर में, जयपुर राजस्थान, वहाँ पर। और ये वही आमेर है जहाँ आपको भगवान दास, है ना, भारमल, मानसिंह और हरका बाई, जिनका मुगलों के साथ आप देखते हो। मानसिंह जो आपको बताया कि जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में, मानसिंह जो है, मानसिंह। वैसे मैंने इस पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं ली है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको टू द पॉइंट में बताऊंगा सीधा। मानसिंह आपको बताया कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध, है ना, हल्दी घाटी का बैटल, उसमें जो है मुगलों के सेनापति थे, ध्यान रखना, आसफ खां के साथ ये मुगलों की ओर से सेनापति थे। और राणा प्रताप जो थे चित्तौड़ के, उनके खिलाफ हुआ था ये, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के खिलाफ, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के आपके शासक थे, मेवाड़ के, है ना, मेवाड़ जिसकी राजधानी थी उस टाइम चित्तौड़, बाद में चेंज हो गई आपकी। तो युद्ध हुआ आपका कब? 18 जून 1576 को, उस टाइम आपका ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है, हल्दी घाटी का युद्ध इस टाइम हुआ था, ध्यान रखना, 1576 में। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महाजनपद अंग? तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा जब नहाती है तो अपने अंग अंग को रगड़ती है, ऐसा मैंने नहीं बोला है, ऐसा बोला है किसने? आपकी जो क्या नाम है उनका, आज की रात, हाँ, तमन्ना भाटिया। उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया था लंदन टॉप के इंटरव्यू में कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं नहाती हूँ तो मैं अपने शरीर के हर एक भाग को, हर एक अंग को पूरी तरीके से देखती हूँ, महसूस करती हूँ, रगड़ती हूँ, पूरा मतलब अच्छी तरीके से पूरा फील करती हूँ। तो अंग जो है उसकी राजधानी क्या है? चंपा, ध्यान रखना। अंग वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित था। अंग वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। अब मगध भी था, आपको बताया। इनकी जो हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? महाजनपदों की जो आपकी जानकारी है कि भाई 16 महाजनपद थे, तो मेनली आपके 16 मानते हैं ना, उनकी हमें किससे मिलती है? तो एक तो आपका बौद्ध ग्रंथ है, एक तो आपका ना, जो आपका बौद्ध ग्रंथ है वो था आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से हमें देखने को मिलती है। और किससे मिलती है हमें? और मिलती है भगवती सूत्र से, जो आपका जैन ग्रंथ था ना, एक आपका था जैन ग्रंथ, जो आपके जैनों का था, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इनमें बताते हैं कि भाई ये आपके 16 महाजनपद थे, भगवती सूत्र, जिनमें मगध आपका सबसे प्रमुख था, भगवती सूत्र। बाकी अगर आपको डिटेल में देखनी है तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स सबकी वन शॉट करा रखी है। आपके पास टाइम हो तो जाके जरूर देखना। और करंट के भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, वो भी जरूर देखना। ज़्यादा बड़ा नहीं है वो वीडियो, 2 घंटे का है ना। शिवाजी महाराज लेजेंडरी स्टेटस वाज बिल्ट अगेंस्ट विच फोर्सेज? तो शिवाजी महाराज की महानता किन शक्तियों के विरुद्ध बनी? तो उन्होंने आपको बताया कि मुगलों से और बीजापुर से संघर्ष किया था, बीजापुर के सुल्तान और जो मुगल शासक थे, आपको बताया जो उस टाइम औरंगजेब था, उससे शासक मतलब उनसे इन्होंने लोहा लिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। यूज्ड इफेक्टिव गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स। तो आपको बताया कि गोरिल्ला वॉरफेयर जो होता है, यानी कि जंगलों में अचानक से एकदम प्रकट होकर वार करना ना, छिप के जो होता है आपका, मतलब एकदम धावा, वो एकदम हमला बोलना, वो बोलते हैं ना कि हमला अचानक हुआ था। तो शिवाजी महाराज जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो इस आपकी जो ये वॉरफेयर टेक्निक थी उसका यूज करते थे। क्योंकि मुगलों के पास सेना ज़्यादा थी, मराठों के पास सेना कम थी, लेकिन जितने थे वो अपने क्षेत्र से भली भांति परिचित थे। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? विच फेमस स्लोगन वाज रेज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक? तो वो था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। ब्रिटिश कोल्ड हिम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, कि ये इंडिया में जो भी सारी ये अशांति फैली हुई है कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना है, हम खुश नहीं हैं, इसके जो जनक है, फादर है, वो तिलक है, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। तो ये तिलक के लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि ब्रिटिश उन्हें इतना कह रहे हैं कि ये अशांति की जनक है। तो ये जो आपके तिलक साहब है उनकी महानता को दर्शाता है। तो इनका नारा था कि भैया स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
बाल गंगाधर तिलक का, कि भैया जब मैं पैदा हुआ ना तभी से मैं स्वतंत्र हूँ, इस सृष्टि में मैं स्वतंत्र रूप से आया हूँ और ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा, तुम मुझे इसे छीन नहीं सकते। नेक्स्ट है आपका 1699 में खालसा की स्थापना किसने की, खालसा पंथ की, विश्व गुरु। और बाकी तिलक साहब आपको पता ही है कि इन्होंने, आप देखते हो केसरी और मराठा लिखा है ना, केसरी और मराठा। केसरी जो था आपका वो किस में था, ये मराठी भाषा में था, मराठी में। और जो मराठा था वो किस में था, ये अंग्रेजी भाषा में था। दो समाचार पत्र थे इनके अंग्रेजी में, है ना, दो समाचार पत्र थे, अखबार थे, है ना, अखबार। और बाकी इन्होंने गणेश चतुर्थी को काफ़ी, आपका जो है गणेश चतुर्थी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया, काफ़ी महत्व बढ़ाया, भारतीयों को एकत्रित किया उसके माध्यम से। गणेश चतुर्थी जो है वो भी तिलक ने खास तौर पे उसको पहचान दिलाई, है ना। 1699 में खालसा की स्थापना किसने की, खालसा पंथ की, विच सिख गुरु इंस्टीट्यूटेड द खालसा इन 1699। तो जो 10वें सिख गुरु थे आपके, 10वें और अंतिम, 10वें और अंतिम, एंड 10वें एंड लास्ट आप जिसे बोल सकते हो, 10वें और लास्ट, वो आपके थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बिहार में हुआ, पटना में। तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। और ककार भी दिए, आपको पता है जो 5 ककार होते हैं वो, कि भैया केस, कड़ा, कृपाण वगैरह, है ना, जो आपके 5 है वो। 1708 के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों से संघर्ष किया, जो खालसा पंथ था उसने। आफ्टर 1708 खालसा रजिस्टर्ड मुगल रूलर रूल अंडर बंदा बहादुर, बंदा सिंह बहादुर जो थे उनके नेतृत्व में जो खालसा पंथ के आपके जो सारे सिपाही थे उन्होंने संघर्ष किया मुगलों से। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनकी मृत्यु कब हुई, गुरु गोविंद सिंह जी की, इनकी जो डेथ है वो आपकी कब देखने को मिलती है आपको, वो औरंगजेब के 1 साल बाद, यानी 1708 में, 1708 में इनकी डेथ हुई, गुरु गोबिंद सिंह जी की। फर्स्ट गुरु आपको बताया कि गुरु नानक देव थे। बाकी तेग तेग बहादुर जी जो थे, आपको बताया कि उन्हें औरंगजेब ने, जो 9वें गुरु थे सिखों के, औरंगजेब ने उनका शीश कटवा दिया था, इसलिए आपका शीशगंज गुरुद्वारा भी आपको देखने को मिलता है दिल्ली में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तो चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है, तो ये आपकी मेडिसिन से, आयुर्वेद से। आपको बताया कि चरक, महर्षि चरक जो है, जो आयुर्वेद के काफ़ी प्रख्यात विद्वान थे। वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद का आधारभूत ग्रंथ, जहाँ से आपके आयुर्वेद का बेस है ना, जो जहाँ से आयुर्वेद की उत्पत्ति आप मानते हैं, जहाँ से बेसिक सारी चीज़ें जो आपकी बनी हैं वो चरक संहिता से बनी है। महर्षि चरक जो है इसके लेखक है, कौन है, चरक, है ना, महर्षि चरक, ये। बाकी सुश्रुत जो है, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, आपको पता ही है सुश्रुत ने क्या लिखी, सुश्रुत संहिता। और वहाँ आपको पहली प्लास्टिक सर्जरी जो है उसके बारे में आपको देखने को मिलता है, प्लास्टिक सर्जरी जो है उसके बारे में, है ना, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, प्लास्टिक सर्जरी जो है आपकी, उसके बारे में आपको देखने को मिलता है ना। और ये फर्स्ट एविडेंस भी माना जाता है पूरी दुनिया में अशोक के लेकिन उतना क्या है कि इंडिया में क्या है कि लोगों ने मतलब हर एक चीज़ को सबसे पहले जाना है, लेकिन उसमें गहरी खोजें नहीं की, इसलिए आज देश इतना दीन भाव में है। लेकिन ये जो सारी खोजें आज आ रही है ना सामने, इनकी बेसिक चीज़ें इंडिया में थी, लेकिन इंडिया ने कभी भी उन्हें पूरा नहीं कर पाया, इंडिया ने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया पूरा लेने में, क्योंकि लोग जो थे, आपको पता है कि दर्शन में काफ़ी उलझे हुए थे। अलग अलग पहलू हैं, उन्हें छोड़िए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं, इन विच लैंग्वेज वर मोस्ट ऑफ अशोकास एडिक्स रिटन। तो प्राकृत भाषा में लिखे हैं, जो उस टाइम पे आम जनता की भाषा थी। धम्म की नीति जनता तक पहुंचाने हेतु, रिटर्न टू स्प्रेड द पॉलिसी ऑफ धम्म, कि भैया हमें सब छोटे बड़ों का ध्यान रखना है ना, प्यार करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अहिंसा का मार्ग अपनाना है। तो ये सारी धम्म की बातें थी। भाषा आपकी प्राकृत थी। लिपि कौन सी थी आपकी, लिपि थी आपकी ब्राह्मी। जैसे आज आपकी भाषा है हिंदी, और लिपि कौन सी है, देवनागरी। ठीक वैसे ही उस टाइम जो आपकी है ब्राह्मी जो है आपकी, वो थी आपकी लिपि, और भाषा थी प्राकृत। बाकी आपको थोड़ी बहुत खरोष्टी में भी आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ पे, आपको जो पश्चिम वाला इलाका है वहाँ पे आपको अरामाइक और यूनानी में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी पश्चिमोत्तर भारत जो है, पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर में, यानी कि आपका जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको अरामाइक और यूनानी भाषा देखने को मिलेगी, यूनानी और अरामाइक, अरामाइक लिपि और यूनानी भाषा, है ना, अरामाइक, ये देखने को मिलेगी। अशोक के जो शिलालेख हैं वो किसने पढ़े, तो ये पढ़े आपके 1837 में, किसने, जेम्स प्रिंसेप ने फर्स्ट टाइम पढ़े इन्हें, जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने इन्हें फर्स्ट टाइम पढ़ा। और अशोक ने शिलालेखों में अपने बारे में दो नाम यूज किए, एक तो मतलब किस नाम से उन्हें संबोधित किया गया, इंट्रोडक्शन जो था, एक तो देवानाम प्रिय, कि भैया देवताओं को जो प्रिय है, देवानाम प्रिय, और प्रियदसी, जो दिखने में सुंदर है ना, मनोहर है, प्रियदसी जो दिखने में सुंदर है।
तो एक तो यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ, तो वो वाली बात है ना। तो वो प्रियदर्शी और देवानाम्पी, ये अशोक के शिलालेखों में दो नाम यूज हुए हैं। बाकी अशोक जो है 273 ईस्वी में, वैसे तो शासक मतलब बिंदुसार की मृत्यु के बाद इन्होंने शासन संभाला, लेकिन ऑफिशियली जो इनका राज्याभिषेक आप मानते हैं वो एक 269 ईस्वी में हुआ, आपको देखने को मिलता है। उस टाइम इन्होंने राज्य ग्रहण किया, और यहाँ से ये 232 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 232 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बाकी 261 ईसा पूर्व मतलब ईस्वी, सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर रहा था जल्दी जल्दी में, बीसी है ना, ईसा पूर्व। देखो ये होता है जल्दी जल्दी में ना, कभी गलती कर देते हैं, तो ये बीसी है, बिफोर क्राइस्ट। तो 269 बीसी में इनकी इन्होंने राज्य संभाला, 232 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। बाकी 261 बीसी में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, आपको पता है कलिंग का युद्ध, जो आपका आज का उड़ीसा है वहाँ पे कलिंग युद्ध। उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने धम्म की नीति अपनाई, और भेरी घोष, तो युद्ध के टाइम पे आपकी वो बस्ती है ना, तुंगी, तो वो भेरी घोष के स्थान पे इन्होंने धम्म घोष को अपनाया। बाकी इन्होंने जो आपका अभिलेख है सबसे छोटा वाला, वो आपका रुम्नी देवी वाला भी है, जिसमें आपको बताया कि इन्होंने ये लुम्बिनी की ये यात्रा करते हैं, और वहाँ पे जो आपका, क्योंकि भगवान बुद्ध का वहाँ पे जन्म हुआ था, तो उस गांव को ये करमुक्त करते हैं। बाकी इनके टाइम में 250 जो आपकी बीसी है, 250 बीसी में जो आपकी थर्ड बुद्धिस्ट का मतलब आपकी जो कॉन्फ्रेंस थी 250 बीसी में, तृतीय जो बौद्ध संगीति है उसकी भी इन्होंने, जो राज्य राजा थे उस टाइम पे ये थे, इन्होंने आयोजित करवाया तृतीय बौद्ध संगीति को, ध्यान रखना। जो आपकी थर्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस जी थी उसकी, उसको तृतीय बौद्ध इनके टाइम पे हुई। और वो कहाँ पे हुई, ये हुई आपकी पाटलिपुत्र में, ध्यान रखना, जो आज का पटना है वहाँ पे पाटलिपुत्र में आपको देखने को मिलती है। और जो अध्यक्षता करी यहाँ पे किसने करी, 250 बीसी में जो हुई आपकी, उसकी अध्यक्षता करी किसने, मोगली तीस ने। जो मोगली पुत्र तीस है उन्होंने अध्यक्षता करी। और बाकी आपको पता है कि इन्होंने जो बोधि वृक्ष है, उस बोधि वृक्ष को कहाँ पे, बोधि वृक्ष को ये ले गए, इनके जो पुत्र थे संघमित्रा और पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र, वो गए श्रीलंका, आपका जो आज पहले सिंगल द्वीप बोलते थे उसको आज श्रीलंका बोलते हैं, वहाँ पे प्रचार करने गए। अलग अलग जगह इन्होंने भेजा लोगों को प्रचार करने के लिए। और इस टाइम पे आपका जो संकलन भी हुआ था, जो आपकी भिक्षुओं के नियम वगैरह उसके लिए, तो सारा जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ये आपकी थर्ड जो आपकी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस थी उसको इन्होंने आयोजित भी करवाया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं अशोक से रिलेटेड। और शिलालेखों के माध्यम से जो जनता को फर्स्ट टाइम जिसने संबोधित किया है ना, जैसे आपने जैसे आपने धुरंधर में देखा ना कि धुरंधर मूवी में वो रहमान डकैत बोलता है ना कि सलाम वालेकुम ले यारी, तो वैसे उन्होंने क्या कि एक माइक के हिसाब से ना, माइक से अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो अशोक ने क्या कि शिलालेखों के माध्यम से पत्थर पे लिख दिया कि भाई मैं अशोक बोल रहा हूँ, हमारे राज्य में ये करना है, आपको ये नहीं करना है। तो पत्थर पे लिख दिया, आपको अब आदमी रास्ते में जा रहा है तो उसके पत्थर पे लिखा गया राजा ने आदेश यहाँ पे लिखवा रखा है, तो वो जाके उसे पढ़ेगा। तो जनता को संबोधित किया आपके शिलालेखों के माध्यम से, जैसे मोदी जी करते हैं कैसे कि परीक्षा पे चर्चा, तो वैसे अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से चर्चा करी, लोगों से बातचीत करी। अगला है जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या है, इन जैनिज्म व्हाट डज द वर्ब ऑफ अपरिग्रह मीन। वो है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, नॉन पोजेशन बियॉन्ड नीड। जितनी आवश्यकता है आपको उतनी ही आपको संग्रह मतलब करना ही नहीं है। आपको उस टाइम जितनी नीड है वो कंप्लीट हुई, उससे ज़्यादा आगे का सोचो ही मत। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, तो वो है अपरिग्रह, कि इसे मत करो। ये आपके वन ऑफ द 5 महावरता जो है, आपके 5 महाव्रत आपको देखने को मिलते हैं जैन धर्म में, वहाँ से इनमें से आपका ये एक है। जैनिज्म में जो आपके 5 महाव्रत हैं, अहिंसा है आपका, और कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं एक बार, एक सेकेंड। आपका एक तो अहिंसा हो गया, कि भैया नॉन वायलेंस है ना, अहिंसा जो आपका नॉन वायलेंस हो गया, कि भैया किसी को मारा मारी मत करो, जो चंपक चाचा बोलते हैं ना, नॉन वायलेंस हो गया आपका एक तो, नॉन वायलेंस, कि मारा मारी नहीं, नॉन वायलेंस। और क्या है आपका, ये वो इसलेंस करने जा रहा था मैं इसको, नॉन वायलेंस हो गया आपका। और एक हो गया आपका अस्ते, अस्ते हो गया आपका झूठ, मतलब कि भैया है ना कि चोरी चकारी मत करो, है ना। और कौन से थे आपके, और थे आपको बताया, एक तो ब्रह्मचारी हो गया आपका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सेलिबेसी जिसे बोलते हैं। ये आपको मतलब जो है ना, जो सारी एक सांसारिक क्रम कम जो आपके कर्म मतलब सांसारिक कर्म जो है इनसे दूर रहना है आपको। और आपका अपरिग्रह हो गया कि ज़्यादा संग्रह मत करो, अपरिग्रह। और एक आपका हो गया कि अस्ते जिस आपका, और चोरी मतलब चोरी ना करना, और मतलब झूठ ना बोलना ना, सत्य बोलना, सारा जो है आपका सत्य बोलना है ना। और ये सारा आपका जो है इसमें है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन धर्म में ये 5 आपको महाव्रत देखने को मिलते हैं। कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध परिषद कहाँ हुई, वेयर वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेड बाय कनिष्क। तो कुंडल वन जो है आपका कश्मीर, वहाँ पे हुई है, कश्मीर में है ना, कुंडल वन में। और कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, ध्यान रखना, कुषाण वंश का। और कुषाण जो शासक थे वो देवपुत्र की उपाधि लेते थे ना, टाइटल लेते थे कौन सा, टाइटल लेते थे देवपुत्र, है ना, सन ऑफ गॉड।
देवपुत्र। तो उसकी ये उपाधि देते थे जो कुषाण वंश के शासक थे, वो टाइटल देते थे देवपुत्र। बाकी कश्मीर में ये हुआ था आपका हीनयान और महायान का विभाजन हुआ था यहाँ पे, लेड टू डिवीजन इनटू हीनयान एंड महायान। हीनयान आपकी जो पुरानी शाखा है जो बुद्ध को एक मानव के रूप में देखते थे, महायान जो है उन्होंने बोधिसत्व वगैरह की कल्पना रखी कि भाई बुद्ध की पूजा करने लगे, है ना। पूजा जो आपको देखने को मिलती है, मतलब भगवान अवतार मानने लगे उनको, पूजा करने लगे। पूजा जो आपके बुद्ध थे गौतम बुद्ध, उनकी कब हुई आपकी ये फोर्थ जो काउंसिल है आपकी, 72 ईस्वी में, है ना। 72 AD में आपको देखने को मिलती है ये कश्मीर में। जो आपकी अध्यक्षता करी वो किसने करी, जो अध्यक्षता जो इसके चेयरपर्सन थे वो कौन थे, तो वो वसुमित्र थे। वसुमित्र ने अध्यक्षता करी इसकी, ध्यान रखना, वसुमित्र ने। और अश्वघोष जैसे विद्वान भी इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद थे। बाकी बात करें बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो फर्स्ट आपकी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट वो आपकी कब हुई, वो उस टाइम हुई जब भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तुरंत उसी वर्ष, यानी जब उनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर, तो ये आपकी हुई थी राजगृह में, जो उस टाइम मगध की आपकी राजधानी हुआ करती थी। और उस टाइम आपका किंग कौन था, तो किंग था आपका अजातशत्रु, ध्यान रखना, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु किंग था आपका। और जिसने अध्यक्षता करी वो कौन था आपका, वो महाकश्यप था। महाकश्यप कौन था, अध्यक्ष करने वाला, अध्यक्षता। अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने करी, है ना, अध्यक्षता। और जो अजातशत्रु था वो किंग था इस टाइम पे, है ना, किंग वो। और सेकंड जो आपकी काउंसिल थी बुद्धिस्ट काउंसिल, उसको यहाँ देखते हैं सेकंड को। सेकंड काउंसिल जो है वो आपकी कब हुई, तो वो ठीक इसके 100 वर्ष बाद, आपको याद रखना है 483 BC में हुई। इसके ठीक मतलब 100 साल बाद 383 BC में हुई आपकी। उस टाइम आपका कहाँ पे हुई है, तो ये उस टाइम हुई वैशाली में। और जो किंग था आपका उस टाइम वो कौन था, वो काला अशोक था। नाम अशोक था लेकिन बेचारा काले रंग का था, तो लोगों ने उसे काकवर्ण या काला अशोक कहना शुरू कर दिया। देख रहे हो रेसिज्म कितना है, तो काला अशोक। और उस टाइम आपकी जो अध्यक्षता करी वो अध्यक्षता वो किसने करी, वो सभागामी ने। अध्यक्षता करते थे जो ज्ञानी लोग होते थे ना आपके बौद्ध धर्म के, है ना, जो स्कॉलर होते थे आप जिसे बोल सकते हो, जो गुरु, वो। तो सभागामी ने अध्यक्षता करी यहाँ पे, अध्यक्षता। काला अशोक जो था वो किंग था यहाँ पे ना, किंग था काला अशोक। बाकी आपकी थर्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, जो आपकी, है ना, अभी हमने देख के आए हैं। वे फिर भी एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि फोर्थ तो हमने लिख ही दिया है यहाँ पे। बाकी थर्ड एक बार और लिख देता हूँ मैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। थर्ड, तो थर्ड कहाँ पे हुई कब हुई आपकी, तो थर्ड हुई आपकी 250 BC में, 250 ईस्वी में, मतलब ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई आपकी, तो ये हुई पाटलिपुत्र में। उस टाइम अशोक के टाइम हुई थी, अशोक के टाइम किंग था आपका अशोक। और अध्यक्षता किसने करी, तो मोगलीपुत्र तिष्ट ने करी, ध्यान रखना, मोगलीपुत्र तिष्ट जो है उन्होंने अध्यक्षता करी, मोगलीपुत्र तिष्ट, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको किंग का क्रम याद रखना है कि भैया कैसे कैसे आपका किंग जो है, किस किस किंग ने मतलब जो आपका आयोजित करवाया बहुत प्रसिद्ध होगा, तो इसके लिए आपकी एक ट्रिक भी चलती है, एके, है ना, एके, यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और आपका कनिष्क। तो एके की ट्रिक चलती है आपकी। ये आपकी चार बहुत प्रसिद्ध हो गई, जो काफ़ी आपकी पूछी जाती है अक्सर। मराठा सेना की मुख्य शक्ति कौन थी, विच ग्रुप फॉर्म्ड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। मराठा सेना की मुख्य शक्ति कौन थी, वो थी आपकी शक्ति कुणबी, यानी कि किसान पशुपालित समुदाय से जो सैनिक थे, प्रेजेंट पेस्टोरल कम्युनिटी सप्लाइंग सोल्जर्स, तो उन्हें बोलते थे कुणबी। वो बोलते हैं ना कि हमारे कुनबे के लोग हैं, यानी परिवार के, ठीक वैसे ही जो किसान पशुपालक जो समुदाय से सैनिक थे उन्हें कुणबी की एक टुकड़ी होती थी, कुणबी बोलते थे ना, कुणबी, तो यहाँ से आते थे। वैसे देखो मैं आपको चीज़ें काफ़ी डिटेल में करवा सकता हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मतलब वो भी नहीं है कि मैं यहाँ कुछ दिखा रहा हूँ कि मेरे को आता है। हाँ, मेरे को काफ़ी चीज़ें पता है, बट क्या है कि चीज़ें फिर आपके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, एग्जाम आपके नज़दीक है, तो उतनी लंबी मैं करूँगा नहीं क्लास को। इसलिए मैं ना ज़्यादातर चीज़ें जो है वो लिख के भी लेके आता हूँ। आप मेरी जो क्लास देखते हो ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं उठा के लेके आता हूँ। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि अगर मैं आपको लिख लिख के बताऊँगा ना, तो देखो मेरे को हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो लिखने में आपका टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं जो चीज़ें हैं ज़्यादातर वो लिख के लेके आता हूँ। और हैंड राइटिंग भी आपको बताया कि जो एक आगे से मतलब जो मैं टाइप करके लेके आता हूँ वो अच्छी होती है ना, यहाँ से तो इससे अच्छी होती है, तो इसलिए टाइम भी बचता है हमारा, इसलिए। बाकी अगर आपकी डिमांड रहेगी कि सर हमें डिटेल में पढ़ना है, तो ये आपकी एग्जाम कंप्लीट हो जाए दिल्ली पुलिस की, उसके बाद मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता कौन थे, हु वर द पेरेंट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, तो वो शाहजी भोंसले और जीजाबाई, ये इनकी माता जी थी। जीजाबाई ने शिक्षा व संस्कार दिए, जीजाबाई केप्ट हिज अर्ली एजुकेशन एंड वैल्यूज, तो जीजाबाई जी ने इन्हें संस्कार दिए। दादाजी, आपको बताया कि जो गोंडदेव थे उन्होंने इन्होंने इन्हें शिक्षा दी, दादाजी गोंडदेव जिनका आपका नाम देखने को मिलता है। और काफ़ी आपको बताया कि इंडिया में सम्मान मिलता है शिवाजी महाराज को। नेक्स्ट है आपका भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत किस वंश में हुई, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी डिड टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी बिगिन इन इंडिया, तो गुप्त डायनेस्टी के टाइम, गुप्त वंश के समय। और कला का स्वर्ण युग माना जाता है, पीरियड नोन एज द गोल्डन एज ऑफ आर्ट, गुप्त वंश जो है वो आपका गोल्डन एज माना जाता है इंडिया के अंदर।
और देखो मंदिर निर्माण ऐसा है कि पहले जो आप देखते हो ना वैदिक टाइम में, उस टाइम पे लोग यज्ञ वगैरह करते थे, लेकिन मंदिर वगैरह नहीं थे। यूँ प्रकृति की पूजा करते थे, सूर्य वगैरह की, है ना, पशुओं गाय वगैरह की। मंदिर नहीं थे, मंदिर आए आपके गुप्त वंश में। पहली जो मूर्ति बनी है ना, ध्यान रखना, वो हिंदुओं में नहीं बनी है, पहली मूर्ति बनी है बुद्धों में। जो आपकी भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे पहली ऐसे मानते हैं कि बनी थी, ध्यान रखना। तो वो वहाँ से आपका सारा आपको देखने को मिलता है। और गुप्त वंश के टाइम आपको बताया कि जैसे भीतर गांव का मंदिर हो गया आपका ना, भीतर गांव मंदिर। उस टाइम आपको यूपी एमपी में आपको ज़्यादातर ये मंदिर देखने को मिलेंगे। भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये सारे जो है आपको यूपी एमपी में आपको सारे ये देखने को मिलते हैं। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ शिशुनाग? जो आपका किसका था? मगध का शासक था, ध्यान रखना, मगध का, है ना। तो अवंती की विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवंती, मगध अवंती, यहाँ पे संघर्ष समाप्त हुआ, एंडेड राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। अवंती जो है आपका वो था आज का मध्य प्रदेश जो है, वहाँ पे उज्जैन का जो आप राजधानी देखते हो, वो अवंती की राजधानी थी, उज्जैन, आपका मध्य प्रदेश में। और मगध जो है आपका बिहार में। तो इनके बीच राइवलरी थी एक बहुत बड़ी। तो वो एंड हुई, शिशुनाग ने जो इस पर विजय प्राप्त की। हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा? तो वो राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता का सब बड़ा स्थल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस वैली सेटलमेंट्स इंडिया में। राखीगढ़ी आपको देखने को मिलता है। ये जो ऑप्शन के हिसाब से राखीगढ़ी है, बाकी और भी है, जैसे बनावली हो गया आपका ना, बनावली हो गया। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में मतलब जो सबसे पुराना आपका, सबसे पुराना जो आपका इंडस वैली साइट है वो कौन सी है सबसे पुराना, तो वो है बिरडाना। ध्यान रखना, बिरडाना है, ये हरियाणा में ही है। बिरडाना, हरियाणा, है ना, हरियाणा में है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि भिड़े बोलता है ना तारक मेहता में कि हमारे जन्म जमाने में माधवी। तो जमाने से मतलब भिड़े काफ़ी प्राचीन आदमी है, तो सबसे प्राचीन कौन सा है? वो भिरडाना है। ठीक है। तो ये आपका राखीगढ़ी आपको देखने को मिलता है। ये हरियाणा में सबसे आपका बड़ा स्थल भी है आपका ये। और हड़प्पा स्थल जो है, ये आपका राखीगढ़ी है। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की घोषणा है वो कब की गई है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो वो तो आपको पता है कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा खोजा। 1922 में आपके जो राय बहादुर, नहीं राय बहादुर तो दयाराम साहनी है, उन्होंने तो 1921 में हड़प्पा खोजा। और 1922 में जो राखलदास बनर्जी उन्होंने मोहनजोदड़ो खोजा। ठीक है। वो तो आपको पता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की घोषणा है वो किसने करी और कब करी, ये बताना है आपको। तो ये घोषणा है ना, कि डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमने एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन खोजी है। तो 1924 की ये बात है, 2 साल बाद, 22 के 2 साल बाद, 1924 में जॉन मार्शल ने ये घोषणा करी, ध्यान रखना। जो उस टाइम आपके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व विभाग, उसके चेयरमैन हुआ करते थे जॉन मार्शल, उसने। और उसकी स्थापना किसने करी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था आपका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसकी आपकी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 के आसपास वो करी थी, ध्यान रखना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और किसने कहा ये? तो विंसेंट जो आपके स्मिथ हैं उन्होंने कहा था, वीएस स्मिथ ने, वी वी स्मिथ ने ये कहा था, स्मिथ ने ये टाइटल दिया था कि ये नेपोलियन है इंडिया के, समुद्रगुप्त को। ये गुप्त वंश के शासक थे, आपको पता है। परिंग स्तंभ लेख में, स्तंभ लेख में आपको वर्णन देखने को मिलता है, हिज विक्ट्रीज रिकॉर्डेड इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसे आप क्या बोलते हो? प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हो आप इसे, है ना। इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोलते हो, प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हो। ये किसने लिखी थी? ये हरिशयन ने लिखी थी, जो इनके दरबारी कवि थे, है ना, हरिशयन, उन्होंने लिखी थी, ध्यान रखना। ये वीणा वादक भी थे, समुद्रगुप्त, ध्यान रखना, ये भी वीणा वादक थे। और इन्होंने काफ़ी, इनकी नेवी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ध्यान रखना। और दक्षिण में भी इन्होंने काफ़ी जीत रखा था। तो ये वीणा वादक भी थे, इंपॉर्टेंट बनता है समुद्रगुप्त। ब्राह्मण पेशा त्याग कर राजस्थान में राज्य किसने बनाया? विच रूलर फाउंडेड ए किंगडम इन राजस्थान आफ्टर लिविंग द ब्राह्मण प्रोफेशन? तो वो गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र जो है, हरिश्चंद्र, उन्होंने राज्य बनाया अपना। राजनीति केवल क्षत्रिय तक सीमित नहीं थी। प्रूव्ड पॉलिटिकल पावर वाज नॉट लिमिटेड टू क्षत्रिय, कि केवल जो क्षत्रिय हैं वही आपके राजनीति में पावर नहीं रख सकते, अलग आपकी जो वर्ण के हैं वो भी रख सकते हैं। यहाँ से आपको, वैसे तो आपको पता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है, शुंग वंश को भी ब्राह्मण वंश मानते हैं, है ना। तो वो भी वहाँ आपको देखने को मिलता है। बाकी सातवाहनों के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी ब्राह्मण थे। तो ऐसा आपको जगह जगह देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉलिटी सेक्शन, वो हिस्ट्री के थे 20, आपके पॉलिटी के। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सम्मान, न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? तो आपका आर्टिकल 39A जो है, ये आपका डीपीएसपी में जो है, ये आपको बताता है डीपीएसपी में, जो राज्य के नीति तत्व है डीपीएसपी। ये आपका किस में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं आपका, ये भाग 4 में, पार्ट 4 में आते हैं आपका। और कौन से आर्टिकल हैं आपके? ये आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, है ना, यहाँ तक आपके चलते हैं डीपीएसपी। तो उसमें आपका एक आर्टिकल 39A है, जो ये बताता है कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, यानी कि फ्री लीगल एड। अगर कोई मान लो कि भाई कोई आपका एक बंदी है ऐसा, है ना, जेल में, जिसके लिए कोई वकील खड़ा नहीं है, तो सरकार अपनी ओर से वकील प्रोवाइड कराएगी। या कोई ऐसा है जो नहीं कर सकता अरेंज, तो सरकार करेगी अरेंज। समान न्याय
और कॉन्स्टिट्यूशन को जो मतलब जो इक्वल जस्टिस सभी के लिए है ना, सभी को जस्टिस मिलेगा। और कुछ अगर कानूनी सहायता देनी हो किसी चीज़ में तो वो भी देगी गवर्नमेंट। आर्थिक या अन्य समताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए। एंश्योर जस्टिस नॉट डिनाइड ड्यू टू पॉवर्टी एंड डिसेबिलिटी। ये नहीं कि भाई कोई गरीब है, उसकी पहुंच नहीं है तो आप उसको उसके साथ अन्याय कर देना, नहीं, उसको आपको न्याय देना है। अपराधी और हाँ, ये डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया राज्य के नीति निदेशक, तो ये भी ध्यान रखना। डीपीएसपी जो है हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए, ध्यान रखना, आयरलैंड से हमने लिए हैं, आयरलैंड से। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। वैसे मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा चीज़ें ना बताऊँ, आपका मतलब जल्दी से जल्दी आपके ऊपर क्या है कि यार याद आता है ना, तो मैं बताए बिना रह नहीं पाता। मैं सोचता हूँ क्या पता ये आपके एग्जाम में आ जाए और आपका छूट जाए। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ भी चीज़ छूटे ना, जो मैं आपको बता सकता हूँ जितना जल्दी वो बता दूँ। अंडर विच लिस्ट टू क्रिमिनल मैटर्स फॉल। तो आपराधिक मामले की सूची में आते हैं, तो वो संवर्ती सूची जो आपकी कंकरेंट लिस्ट उसमें आते हैं। वो सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट, केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं संवर्ती सूची पे। ये हमने कहाँ से लिए, तुमने ऑस्ट्रेलिया से लिए, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए है। जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट का जो हमने फीचर लिया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और इसमें जो आपके पहले कितने सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट इसमें पहले आपके 47 थे, अब इसमें 52 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, विषय देखने को मिलते हैं। 5 जो आपके विषय हैं, 5 सब्जेक्ट जो है आपके, 5 जो सब्जेक्ट हैं, है ना, 5 सब्जेक्ट जो है आपके, वो आपकी जो स्टेट लिस्ट थी, राज्य सूची स्टेट लिस्ट से आपके किस में आ गए, वो आपके ट्रांसफर कर दिए थे कॉन्करेंट लिस्ट में, है ना। कॉन्करेंट जो आपकी लिस्ट है उसमें ट्रांसफर कर दिए। कब कर दिए, तो ये किया था आपका 42 वाला जो आपका अमेंडमेंट था ना, 42 आपका जो आपका अमेंडमेंट था, कब, 1976 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम। तो इसमें आपके 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए। यानी कि पहले उन पे आपका जो 5 विषय थे उन पे आपका राज्य कानून बनाता था, लेकिन अब इस पे कौन बनाता है, तो अब इस पे दोनों बना सकते हैं ना, केंद्र और राज्य। और अगर दोनों में टकराव हो जाए तो आपका जो सेंटर का ज़्यादा मान रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी डिटेल में देखना है तो मेरी पॉलिटी की वन शॉट देख लेना, वहाँ मैंने करवा रखा है। इसमें वो 5 सब्जेक्ट कौन से थे, ये आपकी शिक्षा हो गई, है ना, ये सारे जो आपके थे उसमें माप तोल वगैरह वन्य जीव का जो सारा था उसमें था। तो आपकी जो क्रिमिनल मैटर्स है ना वो समवर्ती सूची में आता है, ध्यान रखना। राज्य की आकस्मिकता निधि किसके पास होती है, हु होल्ड्स द कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। कंटिजेंसी आ गई आपकी, है ना, अभी तो कंटिजेंसी काफ़ी आपकी चर्चा में रही है। तो राज्य की जो आकस्मिकता आकस्मिकता निधि है वो किसके पास होती है, तो वो राज्यपाल के लिए पास होती है, गवर्नर के पास। आकस्मिक खर्चों के लिए प्रयोग, यूज्ड फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अनफोर्सिन यानी जो पहले देखा नहीं गया हो, एकदम अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए तो वहाँ जो खर्चा करना पड़ जाए, एकदम कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपन हो जाए, तो आपकी ये आकस्मिकता निधि होती है। उसका जो सारा जो होल्ड रहता है इसके पास, वो राज्यपाल के पास ही रहती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, विच आर्टिकल डील्स विद इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आपका आर्टिकल 51 है, जो लास्ट आपका आर्टिकल है किसका, डीपीएसपी का। तो अनुच्छेद 51 कहता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से हमें बढ़ावा देना है। राज्य के नीति देशक तत्वों में शामिल पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें आते हैं। बाकी इसके बाद आपको बताया कि इसके बाद जो है, इसके बाद यानी कि ये आपका यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद आपका आता है पार्ट 4A, है ना, पार्ट 4A आता है आपका। ए, इसमें क्या आपका, तो इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स की आपकी, नहीं राइट नहीं, ड्यूटी, सॉरी, जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल देता हूँ मैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी आती है इसमें आपकी, फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो आती है आपकी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आते हैं इसमें, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आते हैं। और ये हमने कहाँ से लिए, हमने यूएसएसआर, जो आज का आपका मतलब यूएसएसआर। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे आपके राज्य सम्मिलित थे, लेकिन आज इसका जो उत्तराधिकारी है हम रूस को देखते हैं ना। रूस आज की डेट में आपसे मान सकते हो, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो जो था आपका यूएसएसआर, 1991 में इसका विघटन हो गया। कब हुआ इसका विघटन, यानी कि आपका कब डिसॉल्व हुआ ये आपका, तो ये 1991 में, 1991 में इसका विघटन हो गया, ध्यान रखना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं आपकी। और ये आपकी जो है इसमें, ये हमें मतलब जो है कहाँ से लिए हमने, तो ये यूएसएसआर से लिए मैंने उससे। और इसमें जो आपका आर्टिकल है वो कौन सा है ये हमें ध्यान रखना है। इसमें आर्टिकल आपका 51 का जो ए है वो आपको देखने को मिलता है इसमें, आर्टिकल 51 का ए, इसमें हमें आर्टिकल देखने को मिलता है। और इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीज़ें क्या है कि ये सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है उसकी सिफारिश पे थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की आपकी सिफारिश पे, कमेटी जो थी आपकी उसकी सिफारिश पे। और ये भी ध्यान रखना कि ये संविधान का जो मूल पार्ट है ना उसमें आपकी नहीं थी ये सोमवार जो मूल संविधान हमारा बना था उसमें नहीं थी ये आपका जो 42 वाला आपको जो देखते हैं ना, ये उसका जो है आपका 42 का जो संशोधन था 1976, उसमें ये आपकी लाए गए थे ना। आज की डेट में कितने हैं ये, आज की डेट में आपके 11 अभी आपको देखने को मिलते हैं, मूल रूप से 10 थे। 11वां जो आपका कब जोड़ा गया, तो 11वां जो आपका है वो आपका 86 वाला जो आपका अमेंडमेंट था ना, आपका 86 वाला कब हुआ था ये, 2002 में, है ना। 86 वाला जो था आपका 2002 में, 2002 में उसके तहत आपका जो है
11वां जो है वो इसमें जोड़ा गया था, ध्यान रखना, 2002 में, जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है यहाँ से। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2030 किससे संबंधित है? द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 इज रिलेटेड टू वोट। तो ये मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना, लिमिटिंग साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आपकी मतलब जो मंत्रिपरिषद होती है ना सेंटर में, जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है जिसमें आपके शिक्षा मंत्री और आपके जो सारे हैं मतलब वित्त मंत्री वगैरह ये सारे, उन्होंने कहा कि आप जितने भी मंत्री रखते हैं ना वो लोकसभा की 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो लोकसभा में जितने आपके सदस्य हैं ना उसके 15% से ज़्यादा आपके मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। वरना आप तो हर किसी को मंत्री बना रहे हो, मतलब जो आपके एमपी है उनको खुश करने के लिए कि आपको भी एक मंत्री हमने बना दिया, तो नहीं। आपका 91वां संशोधन हुआ 2003 में, और उसने कहा कि मंत्री की जो संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ। तो ये भी आपकी बात है यहाँ से। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज टू बिकम ए राज्यसभा मेंबर, तो ये 30 वर्ष है, ध्यान रखना। और लोकसभा के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। राज्यसभा जो है आपका, इस ये ध्यान रखना, एक तो इसके पास मतलब ये आपकी जो नई ऑल इंडिया सर्विस है उसके लिए ये कर सकता है प्रावधान, यानी कि न्यू ऑल इंडिया सर्विस जो है आपकी, यानी अखिल भारतीय सेवाएं, न्यू ऑल इंडिया सर्विस जो है उसको जो प्रावधान है वो केवल राज्यसभा ला सकता है, ध्यान रखना। राज्यसभा नई आपकी अखिल भारतीय जो सेवा है वो बना सकता है। आर्टिकल कौन सा बताता है इसके बारे में? शायद मेरे हिसाब से 312 बताता है ना। आर्टिकल 312 इसके बारे में बताता है, एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ये भी बताता है, हाँ। आर्टिकल 312 ही बताता है, इसके बारे में बताता है। और लोकसभा के लिए हमने देख लिया न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा जो है उसका 6 साल का आपको देखने को मिलता है जो टेन्योर, 6 साल। ये आपका स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, यानी कि इसे भंग नहीं कर सकते ना, स्थायी है, परमानेंट है आपका। हालांकि इसके जो सदस्य हैं वो मतलब एक तिहाई जो है हर साल वो आपको देखने को मिलता है कि रिटायर होते रहते हैं ना। बाकी आपकी जो लोकसभा है उसे भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो डिसाइड करते हैं कि भैया कोई बिल जो है वो लोकसभा, आपके जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ये डिसाइड करते हैं कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, स्पीकर डिसीजन इज फाइनल। तो आपका जो लोकसभा अध्यक्ष जिसने ये निर्णय दे दिया तो आपका अंतिम निर्णय रहेगा, ध्यान रखना। धन विधेयक जो आपका मनी बिल है किसमें आता है? आपका आर्टिकल किसमें आता है? ये 110 में, आर्टिकल 110 में इसके बारे में देखने को मिलता है। और लोकसभा अध्यक्ष जो है ये इसका फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ से आपकी एक बात बनती है कि फर्स्ट जो आपके अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? वो थे आपके जीवी मावलंकर, है ना, जीवी मावलंकर, यानी कि आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। और अभी अभी वो आपके जो प्रेजेंट में है, वो कौन है? प्रेजेंट में आपके ओम बिरला, ध्यान रखना, ओम बिरला। ये आपके अभी वर्तमान में राजस्थान से हैं, ध्यान रखना, ओम बिरला। तो ये आपको देखने को मिलता है। जापानी संविधान से कौन सी विशेषता ली गई है? विच फीचर वाज बोरोड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन? वो आपकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो आपको सीआरपीसी वगैरह आप जो देखने को मिलता है ना वो सारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। डिफरेंट फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ये भिन्न है आपका, जो ध्यान रखना। संसद के सत्र और विघटन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद सेशंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट? तो आपका आर्टिकल 85 किससे संबंधित है? दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। गैप बिटवीन टू सेशन नॉट मोर देन 6 मंथ। कि भैया आपके जो दो सेशन है ना, वो ये नहीं कि आपने एक सेशन किया और 6 महीने बाद दूसरा सेशन, नहीं। 6 महीने से ज़्यादा आप अंतर नहीं रख सकते, ध्यान रखना। 6 महीना और एक दिन हुआ नहीं कि मामला खत्म, खेल खत्म बेटा। तो खेल खत्म हो जाएगा ना 6 महीने के अंदर। तो आपकी जो मीटिंग और सेशन में अंतर होता है, एक सेशन में आपकी अलग अलग आपको मीटिंग देखने को मिलती है सत्र में, है ना। नेक्स्ट है आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? विच कमिटी रिकमेंडेड द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, अपॉइंटेड इन 1957, 1957 में इस समिति को बैठाया गया। और इसने सिफारिश की 3 स्तर की। कौन कौन सी आपकी? एक तो आपकी ग्राम स्तर पे, ग्राम स्तर पे आपकी जो ग्राम पंचायत है वो, है ना, ग्राम पंचायत। और आपकी अगर आप देखें खंड स्तर पे यानी ब्लॉक पे, आपकी जो है खंड पे आपको देखने को मिला है यहाँ पे पंचायत समिति। और फिर आपकी जिला स्तर पे जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो आपकी देखने को मिलता है, जिला पे आपकी जिला परिषद, है ना, जिला परिषद। तो इस कमेटी की जो सिफारिश थी ना उसे मान के, उसे ग्रहण करके 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर जिस दिन बापू का आपको जन्मदिन देखने को मिलता है, हैप्पी बर्थडे बापू का, है ना। तो 2 अक्टूबर 1959 को आपका ये लागू हुआ, आपका जो पंचायती राज सिस्टम है फर्स्ट टाइम। और कहाँ पे हुआ थी आपको ये? राजस्थान का जो नागौर जिला है, राजस्थान में नागौर में एक गांव है आपका, क्या नाम है उस गांव का? उस गांव का नाम है आपका बगधरी गांव, है ना, बगधरी गांव। वहाँ आपका ये फर्स्ट टाइम आपको लागू हुआ था पंचायती राज सिस्टम। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है।
राज्यसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाना होता है? विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट राज्यसभा रिटर्न ए मनी बिल? तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा को ये लौटाना पड़ता है, 14 डेज। अब इसमें वो चाहे लौटाए, अगर वो नहीं लौटाएंगे तो भी आपका पास माना जाएगा। राज्यसभा अगर कोई ऐसी मतलब रिकमेंडेशन दे, सिफारिश दे कि भैया आप ये चेंज करो, तो वो आपकी लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो माने या ना माने। बाकी राज्यसभा को इसके संबंध में कोई पावर नहीं है, या तो वो 14 दिन के भीतर वापस भेज दे कोई सिफारिश दे के कि भाई ये चेंज करना चाहते हो, तो लोकसभा बोलेगी कि अरे यार नहीं, और करना है तो कर देंगे। बाकी 14 दिन के बाद अगर ये नहीं भेजते हैं, 14 दिन तक अपने पास रखते हैं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली पास्ट मान लिया जाएगा कि भैया ये पास हो गया। और राष्ट्रपति भी जो है मनी बिल को वापस नहीं लौटा सकता, ध्यान रखना, राष्ट्रपति को भी साइन करना पड़ता है इस पर। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? हु होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहता तब तक वो रहता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो, डीआईजी और सीजीआई जो है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका कार्यकाल जो है सुरक्षित रहता है, ध्यान रखना। वो प्रसाद पर्यंत नहीं रहते हैं, वो परमानेंट रहता है उनका। यानी हालांकि ये है कि सीजीआई के लिए आप देख सकते हो कि वो ला सकते हैं महाभियोग वगैरह, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटा सकता। जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच अमेंडमेंट? तो आपका 101वां जो संविधान संशोधन था अधिनियम 2016 वाला, उसके तहत 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। यानी कि आपके जो सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं ना सारे, उनको इसने एक पूरा समान कर दिया जीएसटी के थ्रू, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके तहत आपकी आर्टिकल जो आपका कौन सा है, आर्टिकल 279A, ये आपका किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी काउंसिल से, ध्यान रखना, जीएसटी काउंसिल से, ये उसके बारे में देखने को मिलता है, जीएसटी परिषद से, है ना, परिषद से। इसमें जो है आपका मतलब जो आपके ये सारे जो हैं, मतलब इसमें एक तिहाई जो आपका, एक तिहाई रहता है किसके पास पावर? ये रहता है आपका केंद्र के पास, सेंटर के पास। और 2 तिहाई जो है वो स्टेट के पास रहता है पावर, है ना, स्टेट के पास रहता है। और पास करने के लिए, कोई बिल अगर पास करना है तो 75% जो है पास करने के लिए, है ना, कोई मान लो इसमें सुधार करना है, पास करने के लिए 75% चाहिए होता है, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। मतदान आयु 21 से 18 की संशोधन से हुई, यानी कि पहले जो आपकी वोटिंग एज थी वो 21 थी, फिर आपकी 18 हो गई। तो आपका जो 61st अमेंडमेंट एक्ट था 1989 वाला, उसने जो है आपकी वोट देने की आयु कि भैया 18 साल का आदमी है अब वोट कर सकता है, पहले 21 साल हुआ करती थी, अब 18 साल कर दी। कब? 1992 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। युवाओं की भागीदारी बढ़ी, इंक्रीज यूथ पार्टिसिपेशन। आप देखने जाहिर सी बात है कि ज़्यादा भागीदारी होगी क्योंकि एज कम कर दी है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? व्हाट डज द 7th शेड्यूल डील विद? तो इसमें 3 आपकी विधायी सूचियां जिन पे कानून बना सकते हैं, मतलब अलग अलग यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, जिन पे अलग अलग कानून बना सकते हैं। संघ सूची जो है यूनियन, इस पे केवल आपकी जो है संघ सरकार जो है वही बनाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट में आपकी स्टेट बना सकती है, लेकिन आपातकालीन अगर स्थिति है तो यूनियन बना सकता है। समवर्ती में दोनों बना सकते हैं, लेकिन यूनियन का ज़्यादा माना जाएगा, ध्यान रखना। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है, ध्यान रखना ये। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है यहाँ से। अगर हम बात करें आपकी यूनियन लिस्ट की, यूनियन लिस्ट में अगर सब्जेक्ट की बात करें यूनियन लिस्ट में, तो पहले इसमें कितनी हुआ करती थी? 97, फिर आपकी 100 हो गई। और वहीं आपकी स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें हमने देखा ना कि पहले आपकी ज़्यादा थी लेकिन फिर कम कर दी गई, क्योंकि वो 5 जो है वो कम कर दी गई, वो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया ना, कंकरेंट लिस्ट में। पहले इसमें कितनी थी? 66 थी, 61 कर दी गई। और कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें आपकी पहली 47 थी, फिर 52 कर दी गई, 5 यहाँ आ गए। तो ये आपकी 3 शक्ति आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल 246 जो उसमें आपको देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 246A में ये सारा आपको मामला देखने को मिलता है। ये मैंने पॉलिटी में पढ़ा रखा है, तो इसलिए चीज़ें मेरे को भी याद है, और आपको भी याद है, जिसने वो वन शॉट देखी होगी जरूर देखना वन शॉट, पूरी पॉलिटी कवर है भाई उसमें, है ना, इंपॉर्टेंट क्लास बनती है वो। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट इन ईच स्टेट? प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान किसी अनुच्छेद में, कि भाई हर एक राज्य का आपका हाई कोर्ट होगा। तो अनुच्छेद 214 कहता है भैया हर एक राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय संभव है। कॉमन हाई कोर्ट पॉसिबल फॉर 2 और मोर स्टेट, है ना। और आर्टिकल 214 जो है आपका, 214, वो आपका इससे संबंधित है, हाई कोर्ट से, हर एक मतलब आपके राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। सिंपल सी बात है। बाकी ये बताओ मेरे को आप, आर्टिकल जो आपका 226 है वो किससे संबंधित है ना, 226 ये किससे है? तो ये आपका हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है ना उससे है। हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है उससे रिट जारी कर सकता है, रिट जारी। बाकी आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो किससे करता है? सुप्रीम कोर्ट जो आपका सुप्रीम कोर्ट, वो आपका आर्टिकल 32 में है रिट के बारे में, है ना। आर्टिकल 32 कहता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर सी बात है कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट भी कर सकता है, ये सारी दोनों चीज़ें में देखने को मिलती है आपको। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226।
टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हमने देख लिया कि 6 वर्ष होता है और हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स, यानी 2 सालों में जो आपके है एक तिहाई जो आपके सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं। इसमें 6 सालों का इसका टेन्योर देखने को मिलता है जो मेंबर होते हैं उनका। धन विधेय को परिभाषित करने वाला मनी बिल हमने देखा कि आर्टिकल 110 में आपका जो फाइनल डिसीजन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है कि भाई कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, ये राज्यसभा में से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता मनी बिल को, ध्यान रखना। और केवल मंत्री ही कर सकता है, ध्यान रखना, केवल मंत्री, मिनिस्टर जो है वो। मंत्री हमारे यहाँ तुम्हारी नहीं चलती, लेकिन यहाँ मंत्री की चलती है भाई। संविधान संशोधन की शक्ति के इस अनुच्छेद में विच आर्टिकल डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368, वो में बताता है संविधान संशोधन की कि भैया अगर संविधान में गुजारिश है तो संशोधन होना चाहिए। भाग 20 में स्थित है आपका, लोकेटेड इन पार्ट 20। पार्ट 20 में आपका संविधान संशोधन देखने को मिलता है। ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया साउथ अफ्रीका से, ध्यान रखना। साउथ अफ्रीका से हमने ये सारा प्रावधान लिया है। और बाकी इंपॉर्टेंट आपके जो देखने को मिलता है, आपके कई सारे अनुच्छेद हैं, यहाँ बताना पॉसिबल नहीं होगा। जो आपके अमेंडमेंट है वो आप वन शॉट ही देखना, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो क्लास बड़ी हो जाएगी। बाकी तो आपको पता है कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वो 42 वाले को बोलते हैं, 42वें को, है ना। बाकी सारी अदर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसमें। सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, विच आर्टिकल मेंशंस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपका आर्टिकल 148 जो आपका अनुच्छेद 148, 148 वो इसके बारे में बताता है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक, गार्डियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये आपका होता है सीएजी। और ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें पार्ट 5 जो आपका उसमें देखने को मिलता है। पार्ट 5 जो है हमारा संविधान का, पार्ट 5 भाग 5, उसमें भी आपका किस में आर्टिकल कौन सा आता है इसमें, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, है ना। यहाँ तक आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मान्यता प्राप्त फसल का मौसम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, तो ऑप्शन आए थे उसमें 4 और उसमें आपका बारानी जो है वो इसमें सही था। बाकी उसमें दे रखे थे आपके रबी, खरीफ और जायद, ये इंडिया में है आपको देखने को पता ही है, तो बारानी आपका नहीं है। कदबनवाड़ी घास के मैदान किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द कदबनवाड़ी ग्रासलैंड लोकेटेड, ये आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में आपका कदबनवाड़ी, ध्यान रखना। ग्रासलैंड सपोर्ट एंडेमिक फ्लोरा एंड फोना, तो घास के मैदान जो स्थानीय जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, जो वहाँ की जलवायु है, वहाँ के जो आपके जीव जंतु हैं, उसके लिए घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, है ना। तो महाराष्ट्र में आपके कदबन वाड़ी, जैसे हमने अभी पढ़ा ना कुणबी मराठाओं के लिए, तो वैसे ही कदबन वाड़ी। बाकी वाड़ी वाड़ा आपको महाराष्ट्र साइड ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे तो विजयवाड़ा आपको साउथ में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको ना, विजयवाड़ा एक जगह है साउथ में। विच पोर्ट फेसेस, मेरे हिसाब से विजयवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश में है, बाकी चेक कर लेना। विच पोर्ट फेसेस सिल्ट एक्यूमुलेशन प्रॉब्लम्स इन द हुगली रिवर, हुगली नदी में घात जमने की समस्या किस बंदरगाह को होती है, तो कोलकाता बंदरगाह को होती है। ध्यान रखना कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नियमित ड्रेंजिंग आवश्यक है, रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट ड्रिगिंग, हाँ ड्रेजिंग जो है वो आपकी आवश्यकता है। घात जमने की समस्या इस बंदरगाह में आपको देखने को मिलती है, हुगली नदी में। भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पठारी क्षेत्र है, वॉट परसेंटेज ऑफ इंडिया लैंड एरिया इज प्लेटो रीजन, तो आपका 27%, 27%। पठारी क्षेत्र जो है खनिजों से समृद्ध है। प्लेटोज आर रिच इन मिनरल्स, जैसे आपका छोटा नागपुर पठार हो गया, है ना, एग्जाम्पल के लिए छोटा नागपुर पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, है ना, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, तो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं दक्कन पठार में, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सुदसारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, वेयर इज द सुदसारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड, तो राजस्थान में आपका सुदसारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अति संकरगत प्रजाति है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि ये बहुत ही संकट में है, ये बहुत ही कम बचे हैं, इनका अस्तित्व खतरे में है। तो राजस्थान में आपका सुदसारी। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है, यानी कि मोस्ट एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, तो बिग बैंग थ्योरी आपको बताया कि यूनिवर्स बिगेन अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। फिर आपका तब से एक्सपेंड हो जा रहा, मतलब बढ़ी जा रहा है ना। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो आपकी एसटी उसका, तो 8.6% आपको देखने को मिलता है। और ये हमें सेंसस 2011 के आधार पर हम ये बता रहे हैं। 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या 100 मिलियन से अधिक थी, तो ऑप्शन के हिसाब से उसमें बिहार था। विच स्टेट हैड ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 100 मिलियन इन सेंसस 2011, तो बिहार था आपका। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी 100 मिलियन से अधिक थे, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र वहाँ भी, लेकिन ऑप्शन में जो है 4 थे, उनमें बिहार ही था, बाकी वहाँ पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं थे। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व की, तो जनघनत्व है यहाँ का सबसे ज़्यादा था, सर्वाधिक कितना था बताओ, ये था आपका
1106 सही है ना? 1106 था। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको देखने को मिलता है 1106, यानी कि ये कहता है कि आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, जनघनत्व, ये है कि मतलब एक आपका जो स्क्वायर किलोमीटर है, एक वर्ग किलोमीटर, उसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो ये आपको बताता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं आपके एक वर्ग किलोमीटर में, और वहीं आपके जो अलग अलग जो है वहाँ पे थोड़े कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको किसका था, तो वो पश्चिम बंगाल का था। उसका कितना था, उसका 1028 था, है ना, 1028। और सबसे कम किसका था, कम, तो कम था आपका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना था आपका, तो अरुणाचल प्रदेश का था आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 था। बाकी क्यों है, क्या है इसके पीछे जो सारे पठार पहाड़ वगैरह कारण है, ये मैंने एक अलग से करवा रखे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, वो क्लास देख लेना। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हमने देख लिया कि इसमें भी 100 मिलियन से ज़्यादा थे। कलादान मल्टी मॉडल, ये मैंने कितनी बार करवाया आपको प्रश्न। ये भारत और किस देश है, तो ये म्यांमार से जुड़ा हुआ, आपको बताया कि कोलकाता को सीतवे बंदरगाह से जोड़ता है। कनेक्ट्स कोलकाता पोर्ट्स विद सीतवे पोर्ट। तो ये कोलकाता को सीतवे बंदरगाह से जोड़ता है, ये नीचे की ओर से जाता है, और इंडिया जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक बोलते हैं, उस पर जो जिम्मेदारी थोड़ी कम बनती है कि भैया हमें अल्टरनेटिव वे मिल गया है ना, नीचे से जाते हैं बांग्लादेश के नीचे से, फिर डायरेक्ट आपका जो जाते हैं म्यांमार से, और म्यांमार से फिर घुसते हैं मिजोरम साइड से वापस इंडिया में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण का स्तर क्या था, व्हाट वाज इंडियाज लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन सेंसस 2011। तो आपकी 31.16% जो है प्रतिशत आपके कौन थे, वो आपके थे शहरी में लोग जो थे, मतलब जनसंख्या जो है इतनी शहरों में थी, और बाकी 68 पॉइंट जो है आपके बचे हुए वो गाँव में थे। प्रवासन में प्राकृतिक वृद्धि से शहरीकरण, अर्बन ग्रोथ ड्यू टू माइग्रेशन है नेचुरल इंक्रीज। एक तो लोग ज़्यादा मतलब पैदा किया लोगों ने शहरों में, और एक लोग बाहर से आए काम धंधों की तलाश में। भारत में एक सींग वाले गैंडे का दूसरा सबसे बड़ा आवास कौन सा है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोस इन इंडिया। तो वो कौन है, जल जल्दापाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, या जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, वो आपका इनका सेकेंड लार्जेस्ट हैबिटेट है यहाँ की। यानी कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं वो तो पाते हैं काजीरंगा में। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे, ये असम में। और उसके बाद जो सेकेंड है वो आपका है कौन सा, जल्दापाड़ा। ये कहाँ पे आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल में। बाकी काजीरंगा आपका कहाँ पे है, असम में। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में है। और ये बाघों के आवागमन का गलियारा, मतलब गलियारा है, कॉरिडोर है, एक्ट एज ए टाइगर कॉरिडोर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी हरिके बैराज पंजाब जो है वहाँ से निकलती है। और राजस्थान का जो थार मरुस्थल है उसमें ये सिंचाई में आपका सहायक है, हेल्प्स इरिगेट द थार डेजर्ट। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, ध्यान रखना, थार मरुस्थल जो है ये बता दूं मैं आपको, थार जो डेजर्ट है इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट डेजर्ट है ना, इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट, इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट, यानी भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, ध्यान रखना। ओडिशा का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना, विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ओडिशा बिकम इंडियाज 107th नेशनल पार्क। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है ओडिशा का, यूनेस्को जैव मंडल राष्ट्रीय क्षेत्र है, ये पार्ट ऑफ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क, सिमलीपाल। हाँ। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी कंडक्टेड। पूरे इंडिया की नहीं पूछी, केवल इंडियन सिटी की पहुंची, तो 1810 में ढाका जो है अभी बांग्लादेश में, उसकी हुई थी, है ना, सबसे पहले। बाकी इंडिया की पूछूं मैं आपकी, इंडिया की, तो वो आपकी पहली आपकी हुई थी फर्स्ट, कब हुई थी, 1872 में, है ना, मेयो के टाइम पे, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। बाकी आपकी अगर पूरी तरीके से आप देखते हैं ना, पूरे पूरे भारत में ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड अगर हम देखें पूरी एक तरीके से, मतलब आप कहते हैं ना जैसे फर्स्ट कंटिन्यू जहाँ से हुई पूरी, तो वो आपके 1881 में, रिपन के टाइम, है ना, रिपन उसके टाइम। यानी कि व्यवस्थित अगर हम देखें पूरी ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया में कंटिन्यू, वो आपके 1881 में रिपन के टाइम हुई। बाकी आपकी कास्ट सेंसस कब होगी, जो आपकी कास्ट सेंसस है यानी जाति जनगणना, कास्ट सेंसस जो है आपकी वो कब होगी ये बताओ। ये मैंने आपको करंट वाले में करवाया था, कल ही करवाया था, तो 2027 में होगी, ध्यान रखना। 2027 में होगी ये जाति जनगणना, और 1931 के बाद वापस होगी पहली बार। 1931 के बाद लास्ट आपकी कास्ट सेंसस कब हुई थी, तो आपकी 1931 में। महानदी पर बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई हेतु कौन सा बांध बनाया गया है, विच डैम इज बिल्ट ऑन द महानदी फॉर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन। तो आपका हीराकुंड बांध है, ध्यान रखना ना, हीराकुंड बांध महानदी पे। और ये कहाँ पे आपका हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है, ध्यान रखना, उड़ीसा में ही है ना। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई और बहनों, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, हीराकुंड बांध के बारे में बताना मेरे को। बाकी सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे ऊंचा इंडिया में बांध जो है वो आपका है टिहरी बांध। और कहाँ पे है आपका टिहरी, टिहरी है आपका उत्तराखंड में,
सर ये मेरा उत्तर टी पर रहा है, तो टी टिहरी कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड। बाकी अगर सबसे ऊंचा आपसे पूछ ले कि भैया सबसे जो ऊंचा किसका गुरुत्वीय बांध वो कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल है। बाकी हीराकुंड बांध आपको पता है कि महानदी पे है। ये आपका विश्व का सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एर्थन डैम्स इन द वर्ल्ड, ना मिट्टी के बांधों में से इंडिया का सबसे बड़ा है और विश्व के भी सबसे लंबे बांधों में इसका नाम आता है। ठीक है। 2011 की जनगणना में किस राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी? विच स्टेट शोड नेगेटिव डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेंसस 2011? तो नागालैंड जो है वहाँ पे नागों की संख्या बढ़ गई और आदमियों की संख्या घट गई, है ना। नकारात्मक वृद्धि वाला एकमात्र राज्य, यानी याद करना आपको ऐसे, ओनली इंडियन स्टेट विथ नेगेटिव ग्रोथ। कि मान लो पहले जनसंख्या थी आपकी 50,000, तो बढ़ने को तो छोड़ो, ये घट गया हो गया आपकी 45,000, यानी 5,000 लोग कम होंगे फॉर एग्जाम्पल। तो नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिली, यानी कि लोगों ने एक तो मतलब बच्चे बहुत कम पैदा किए वो भी मर गए, और लोग ज़्यादा मर गए, तो नकारात्मक वृद्धि हुई। यानी कि जितनी संख्या 2001 में थी उससे कम संख्या बची 2011 में, सिंपल सी बात है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आपका लगभग 8 मिनट लेता है। हाउ डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? लगभग अबाउट 8 मिनट्स। प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, ध्यान रखना। जुआरी मुहाने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? विच पोर्ट इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द जुआरी एस्टुअरी? तो वो आपका मार्म गोवा बंदरगाह है, ध्यान रखना, मार्मा गोवा पोर्ट। गोवा का प्रमुख लो अयस्क निर्यात बंदरगाह है, मेजर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ गोवा। तो यहाँ से आपका लो अयस्क जो है हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं गोवा से ना। तो जुआरी नदी आपको बताया कि गोवा में है ये, गोवा में। और यहाँ पे आपका कौन सा आपका जो जलप्रपात है, तो वो आपका है यहाँ पे दूध सागर, ध्यान रखना, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात आपको यहाँ को देखने को मिलता है ना। इंपॉर्टेंट बनता है ये। हैसरगट्टा घास के मैदान कहाँ स्थित है? वेयर आर द हैसरगट्टा ग्रासलैंड लोकेटेड? तो बेंगलुरु में है आपके हैसरगट्टा। इंपॉर्टेंट फॉर इसके लिए ये आपकी जो अर्कावती नदी बेसिन है उसके लिए, अर्कावती रिवर बेसिन रिचार्ज उसके लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कौन से? हैसरगट्टा, बेंगलुरु में, है ना। तो सर कहाँ पे घटता है? बेंगलुरु में, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादातर अपना दिमाग खपा देते हैं क्लबिंग वगैरह में, और जो आपकी बड़ी रिसर्च है वो भी बेंगलुरु में होती है, तो वहाँ सिर जो है घट जाता है ना बेंगलुरु में। बस लॉजिक लगाओ, कुछ भी लगा दो, है ना, मतलब ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अब साइंस के क्वेश्चन है आपके। जमीन से ऊपर अपनी स्थिति के कारण किसी वस्तु में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द ग्राउंड? तो वो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, गुरुत्वीय स्थिति स्थिति ऊर्जा वो होती है। गतिज ऊर्जा का गति के कारण होती है। बाकी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके कारण होती है? मोशन के कारण होती है। विच एंजाइम इज secreted by the pancreas to digest emulsified fats? तो इम्लिसिकृत वसा को पचाने के लिए अग्नाशय कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? तो वो आपका कौन सा करता है? लाइपेज, ध्यान रखना। ये आपका जो हरा वाला नहीं, ये उत्तर है आपका लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, जो आपका डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ट्रिप्सिन है ना। अमीबा के अस्थायी उंगली जैसे प्रक्षेप क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अमीबा कॉल्ड? तो उन्हें बोलते हैं कूटपात, है ना, सुडोपोडिया, है ना। सुडोपोडिया जो होते हैं आपके, वो कूटपात जिन्हें बोलते हैं। भोजन ग्रहण व गति में सहायक होते हैं, हेल्प इन फीडिंग एंड मूवमेंट। जो आपका अमीबा होता है, जो जीव होता है, जो अपना मतलब शरीर की जो संरचना है वो बदलता रहता है वो। द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वॉट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड गोल्ड? तो इसे जमाना बोलते हैं, यानी कि जमना, सॉलिडिफिकेशन। जाहिर सी बात है, अगर हमें पानी को रख रहे हैं फ्रिज में, है ना, तो वो ठोस में बदल जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो उसे जमाना ही बोलेंगे ना, जम गया। फिर आपका आता है उदरोपातन, यानी कि सब्लिमेशन। ये आपका क्या है कि सॉलिड से गैस, यानी कि ठोस से आपका गैस बन गया, डायरेक्ट आपकी भाप बन गई, है ना, तो उसे बोलते हैं उदरोत्तापन, उदरोपातन। नेक्स्ट है आपका मनुष्यों में श्वसन वाहक के रूप में कौन सा वर्णक कार्य करता है? विच पिगमेंट एक्ट्स एज ए रेस्पिरेटरी कैरियर इन ह्यूमंस? तो आपका हीमोग्लोबिन करता है उसके रूप में काम। लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, जबकि आरबीसी है उसमें। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है? व्हाट डज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट? प्रत्येक क्रिया के समान में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो आपको सभी को पता ही होगा। रॉकेट की गति को समझता है, एक्सप्लेन्स रॉकेट मोशन। बाकी न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ को उसे बोलते हैं जड़त्व का नियम, ध्यान रखना, जड़त्व का नियम, ये भी बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। न्यूटन शिक्षा का जो फर्स्ट लॉ है उसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या है, यानी जो ब्लड प्रेशर है, बीपी, ह्यूमन का नॉर्मल क्या है? तो वो आपका 120/180 mm है आपका पारा में, है ना, हम देखते हैं। सिस्टोलिक क्या आपका संकुचन कॉन्ट्रेक्शन, और आपका जो डायस्टोलिक वो क्या, शिथिलन रिलैक्सेशन। हड्डियों के विकास से आयु ज्ञात करने का परीक्षण कौन सा है? विच टेस्ट
विच टेस्ट डिटरमाइंस एज फ्रॉम बोन डेवलपमेंट, भैया हड्डियों के विकास से आयु ज्ञात करने का परीक्षण, कि जितनी हड्डियां बढ़ रही है उस हिसाब से आपका एज जो है वो पता लग पाए, तो वो अस्थिकरण परीक्षण बोलते हैं उसको। ओसिफिकेशन टेस्ट फॉरेंसिक विज्ञान में आपको यूज लिया जाता है, यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस। जो आपके डॉक्टर मालूम के हैं, हालांकि इंस्टाग्राम पे उनका नाम चेंज हो चुका है, कुछ और कू हो चुका है ना, कुछ अलग नाम कर दिया गया है सर उनके साहब का, लेकिन वो जो आपके फॉरेंसिक में है तो वैसे ही आपका काम करता है ना। कृत्रिम वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? वॉट इज मेन फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी? तो वो रक्त से नाइट्रोजन अवशिष्ट हटाना है, जो आपकी आर्टिफिशियल किडनी होती है ना वो, यानी मैन मेड जो है आपकी किडनी वो। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, तो रक्त से नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाना, इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं, ध्यान रखना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। श्रवण व गंध की व्याख्या मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इंटरप्रेट्स हियरिंग एंड स्मेल? जो मैं हम कुछ स्मेल आती है मैं और जो मैं हम सुन पाते हैं उसका जो सारा हैंडल करता है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है? तो आपका अग्र मस्तिष्क है फॉर ब्रेन, जो ये सारी व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि ये देखो तुम्हें इस चीज़ की सुगंध आ रही है ना। सोचने का मुख्य विभाग है आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। अभी आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, जो सारा हम सोच रहे हैं ना वो हम अपने फोर ब्रेन से सोच रहे हैं, ध्यान रखना। यानी कि लाइफ में कुछ अच्छा सोचोगे तो आगे रहोगे ना। अग्र अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क। आंतरिक दबाव हमें वायुमंडलीय दबाव से कैसे बचाता है? व्हाई डज इंटरनल बॉडी प्रेशर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एटमोस्फियर एटमोस्फेरिक प्रेशर? तो हमें बाहरी दबाव को संतुलित करता है ना, बाहरी दबाव को संतुलित करता है। इट बैलेंस एक्सटर्नल प्रेशर, वो शरीर को दबने से बचाता है। प्रिवेंट्स बॉडी कोलैप्स, ये जो हम देखते हैं ना कि हम दब के मर क्यों नहीं जाते हैं ना, पूरा इसमें जो आपका वायुमंडलीय दबाव है उससे, तो हमारे अंदर जो इंटरनल बॉडी प्रेशर है ना वो संतुलित करता है, बैलेंस करता है ना इसको, एक्सटर्नल जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है उसको। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल? तो आपके जो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है, लंबा जो सबसे लंबा भाग है सॉरी, वो आपका कौन सा है? तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि छोटी आंत शुक्रांत है। हाईली कोइल्ड हैंड्स लॉन्गर, अत्यधिक कुंडलित होने से लंबा है आपका। कुंडली मार के जो सांप बैठता है ना आपका, वैसे पूरा ऐसे यूं घुमा दे सांप बना दे सांप, तो वैसे। वक्र निस्पंद से किन पदार्थों का पुनरावशोषण होता है? विच सब्सटेंस आर reabsorbed फ्रॉम इनिशियल किडनी फिल्ट्रेट? जो आप देखते हो ना, जो आंतरिक जो आप देखते हो कि पदार्थों का पुनरावशोषण होता है उससे, तो ग्लूकोज जो अमीनो अम्ल है वो वापस है ना अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जब आपके ये सारे फिल्टर कर रहे होते हैं ना चीज़ों को तब। और आपका जल और लवण भी आपका वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, तो वाटर साल्ट भी। शरीर में अंत्यशोषी अभिक्रियाएं किससे संचालित होती है? व्हाट ड्राइव्स एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन द बॉडी? तो एटीपी जो है आपका वो अंत्यशोषित अभिक्रियाओं को जो है आपकी एंडोथर्मिक जो आपकी रिएक्शन है उन्हें चलाता है ना, पूरा संचालित करता है। एटीपी एटीपी एनर्जी, जो आपका एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी बोलते हैं एटीपी को, ध्यान रखना। मुक्त पतन में स्थिति ऊर्जा क्या होती है? व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल? तो ये घटती है, फॉल करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज गतिज ऊर्जा में बदलती है। कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग वमन व लार को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कंट्रोल्स वोमिटिंग एंड एलिवेशन? तो आपका मेडुला जो है वो कंट्रोल करता है। सेरिबेलम संतुलन नियंत्रित करता है। सेरिबेलम कंट्रोल्स बैलेंस, जो आपका सारा बैलेंस है वो सेरिबेलम देखता है। ध्वनि आवृत्ति की व्याख्यात्मक गुणवत्ता क्या कहलाती है? व्हाट इज इंटरप्रेटिव क्वालिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी कोड? तो उसे पिच बोलते हैं, तारत्व। अधिक आवृत्ति अधिक दावृत्त, हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच बोलते हैं, तेरी वॉइस में पिच तारत्व। किण्वन के अंतिम उत्पाद क्या है? व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन? तो वो आपके एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है। यीस्ट में होता है आपका, ध्यान रखना, ये जो आप देखते हो ना किण्वन में जो देखने को मिलता है आपको वो। पौधे स्पर्श की सूचना कैसे भेजते हैं? हाउ टू हाउ डू प्लांट्स ट्रांसमिट टच इंफॉर्मेशन? कि भैया ये गुड टच है ये बैड टच है, ये सूचना कैसे भेजते हैं? ये विद्युत रासायनिक संकेत जो होता है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। नो नर्वस टिश्यू इन प्लांट्स। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन? तो शरीर की वृद्धि और विकास करना जाहिर सी बात है, ग्रोथ हार्मोन नाम से पता चला है, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये आपकी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका मांग फलन के ग्राफीय निरूपण को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन कोड? उसे मांग वक्र बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। भाई मैं आपको एक बात लिख के बोलता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कभी आपको इकोनॉमिक्स जो है समझ में नहीं आई है ना, तो मैंने एक वन शॉट करा रखी है, उसमें मैंने पूरा आपको समझाया भी है, और जो आपके CHSL में इकोनॉमी के क्वेश्चन थे वो भी मैंने ऐड किया है।
इतना तो भाई मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप वो क्लास पूरी देखते हो ना, तो आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी, जरूर आ जाएगी, चाहे पहले कभी नहीं आई हो। तो जाके देखना, मैंने ये सारा डिमांड कर्व वगैरह सारा समझा रखा है अच्छे तरीके से। अब ये टाइम वेस्ट होगा क्योंकि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझा रखा है। मूल्य और मांग में विपरीत संबंध दर्शाता है। इट फ्लॉप्स डाउनवर्ड शोइंग इनवर्स प्राइस डायमंड रिलेशन। ये बोलता है कि भाई देखो, जब आपका मांग मतलब जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो मांग घटेगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ जो है वो पहले 50 की आ रही थी अब 100 की आ रही है, तो कम लोग उसे खरीदेंगे क्योंकि महंगा हो जाएगा ना भाई, सिंपल सी बात है। वही अगर प्राइस आपका डाउन होता है, गिरता है, डिक्रीज होता है, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि कोई चीज़ 50 में मिल रही थी, वो चीज़ अब 20 में मिल रही है, तो ज़्यादा लोग टूट पड़ेंगे। पहले आईफोन थोड़ा महंगा था, वो अब सस्ता हो रहा है, तो छपरी पूरे छपरी मतलब मेरा मतलब जो भी आपके चाह के आईफोन के, वो सारे टूट पड़ेंगे कि हम लेंगे हम लेंगे। तो सारा जो सीन है आपका वो ये है, डिमांड कर्व वाला है ना, मांग वक्र वाला। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक योजनाओं की अंतर्मुखी व्यापार रणनीति को क्या कहा जाता है? द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑफ इनिशियल प्लान्स इज नोन एज, तो बोलते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन। इनका कहना था कि भैया सारी चीज़ें ना हम अपने देश से ही कर लें, हमें बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगानी ना पड़े, हम आत्मनिर्भर बने। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी हमारे यहाँ चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना हमें। तो ये था फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट्स, कि हम ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगा रहे ना, आयात करें। उसके स्थान पर हम जो चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं वो अपने घर में पैदा करें, इंडिया में पैदा करें। तो बोलते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक वर्ष में सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धन का योग क्या कहलाता है? सम ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स इन ईयर इज कॉल्ड, तो बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ष के अंदर आपका एक जो बॉर्डर है आपकी कंट्री, मान लो इंडिया, तो उसके इंडिया की बॉर्डर के अंदर जो सारा आपका प्रोडक्शन हुआ वो जीडीपी में आता है। चाहे भले वो किसी विदेशी कंपनी ने किया हो, लेकिन प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हुआ है ना, तो वो जीडीपी में आता है। फिर आपका आता है जीएनपी, यानी कि आपका जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें हम इंडिया वालों का काउंट करते हैं कि भैया इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर से भी भेज रहे हैं, और जो देश के अंदर इंडिया वाले हैं उनका, बाकी जो सारे विदेशी हैं जो इंडिया में रह के काम कर रहे हैं उनका इससे बाहर निकाल देते हैं जीएनपी में, है ना। ये भी मैंने चीज़ें सारी जीएनपी एनएनपी पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है भाई, जाके देखो, जरूर देखना वो क्लास। मेहनत तो मेरी लगी है, बट ये नहीं कह रहा कि भाई देखो ही देखो। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे मतलब ऐसा मिले कि यार कि मेरी देख ली, मैं ये चाहता हूँ कि आपका कुछ छूटे ना एग्जाम में, आप बेस्ट करके आओ। उसके लिए बोल रहा हूँ कि भाई जाओ, ताकि आपको रिग्रेट ना हो। अभी मेरे को एक भाई ने मैसेज किया था कि सर, 30 को एग्ज़ाम था उनका, उन्होंने कहा कि सर इकोनॉमी की जो कंसोर्ट थी वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आए। तो देखना अभी जाके। देश की आर्थिक उत्पादन क्षमता मापता है, मेजर्स इकोनॉमिक आउटपुट विद इन नेशनल बाउंड्री, कि भैया देश कितना आपका उत्पादन कर रहा है ये उसको दिखाता है। नेक्स्ट है आपका 1991 का जो संकट था आपका, 1991 वाला जो क्राइसिस था, उस टाइम जो आपका मुद्रा भंडार था, फॉरेक्स रिजर्व, वो कितना बचा था, कितने समय के लिए आपका पर्याप्त था? तो वो पखवाड़े से भी कम था, यानी 14 दिनों से भी कम था आपका ना, 14 दिन से भी कम था, दिन से भी कम आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। मतलब इतना ही हमारे पास जो था, हम उतना ही इंपोर्ट कर सकते थे, आयात कर सकते थे, इतना ही हमारे पास डॉलर बचा था। कम डॉलर बचा था, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही कम डॉलर बचा था, तो इससे आपका जो है एक संकट आ गया, भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हुआ। ट्रिगर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, की पेमेंट कहाँ से करें भैया? तो इसके लिए हम फिर आईएमएफ से हमने लोन भी लिया ना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। वर्ल्ड बैंक से हमने लोन भी लिया, सोना हमने गिरवी रखा। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में करवा रखी है, फिर भी करवा देता हूँ। आप बोलोगे कि क्या क्या कब से बोल रहा है कि करवा रखिए, या नहीं कराएगा क्या? ठीक है, करवा देता हूँ दोस्त, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर ज़रूर देखना, क्योंकि आपको ये चीज़ें ना, मतलब यहाँ मैं आपका कितना ही करवा दूंगा, वहाँ आप डिटेल में इसको समझ पाओगे, है कि नहीं। तो ये इस टाइम, इसके बाद फिर आपको बताया कि वो रिफॉर्म लाया गया, एलपीजी सुधार लाया गया, इसके बाद एलपीजी, जो आपके लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन वाला था आपको बुलाया गया। इस टाइम आपके पीएम कौन थे, ये पूछ लेता अक्सर, तो पीएम थे आपके नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव थे। और जो आपके इस टाइम वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री जो थे आपके, होते मनमोहन सिंह जी ना, जो इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े। मनमोहन सिंह जो आगे चल के आपके प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। जो उन्होंने संसद में एक शायरी गई थी ना उस टाइम पे, सुषमा स्वराज जो आपकी थी वो उस टाइम वहाँ मौजूद थी, तो वो रीलें काफ़ी चलती है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, पर तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो ये कहा था मनमोहन सिंह जी ने, मुझे काफ़ी अच्छी पसंद लगाई थी ये। तो ये आपका उस टाइम संकट पैदा हुआ था, तो उस टाइम ये आपके रिफॉर्म लाए गए थे एलपीजी वाले, ध्यान रखना। लाइसेंस राज को खत्म किया गया, काफ़ी चीज़ें की गई है ना। नेक्स्ट बनता है आपका यहाँ से एफआरबीएम, जो आपका अधिनियम था 2003 वाला, जो आपका राजकोषीय घाटे से संबंधित था। 2003 टारगेट्स फिजिकल डेफिसिट एट वोट परसेंट ऑफ जीडीपी, के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का कितना परसेंट होना चाहिए? तो 3% होना चाहिए। राजकोषीय घाटा जो आप देखते हैं ना, जो खर्चे गवर्नमेंट के ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनकम कम रहती है, तो आपका जो राजकोषीय घाटा हो जाता है ना, फिर उसको आपको बताइए कि उधार लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित है। एंश्योर्स फिस्कल डिसिप्लिन, कि भाई इससे ज़्यादा आपके खर्चे नहीं होने चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए जो आपको बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, तो उस टाइम चलता है। बट फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो इमरजेंसी कोई ऐसा क्राइसिस आ गया, तो उस टाइम तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा हो जाएगा ये। लेकिन फिर भी 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भारतीय योजना का वास्तुकार किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? तो वो पीसी महालनोबिस को कहते हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। ध्यान रखना। सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन हिज मॉडल, द्वितीय पंचवर्ष योजना उन्हीं पर आधारित थी, यानी महालनोबिस मॉडल पे ध्यान रखना, ये भी महालनोबिस जो मॉडल है उन पे, उस पे थी सेकंड वाली जो है वो। और कब से कब तक थी आपकी? 19, है ना? ये आपकी 56 से 61 वाली, ये आपको देखने को मिलता है। सेकंड जो है F5 जो आपकी 5 ईयर प्लान थी, FYP। और पीसी महालनोबिस को जो है सांख्यिकी का जनक भी बोलते हैं भारत में, ना? भारत में सांख्यिकी का जनक, जो आपकी सांख्यिकी जनक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से। जनसंख्या वृद्धि का स्थिर चरण कौन सा काल है? विच पीरियड इज कॉल्ड द स्टेगनेंट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? तो आपका 1901 से 1921 वाला था, जहाँ ना तो बढ़ा ना घटा, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान रहे, हाई बर्थ डेथ रेट बैलेंस द ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ है उसे बैलेंस करके रखा। 1991 की जो आपकी कर सुधार समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जब टैक्स रिफॉर्म कमेटी थी, तो राजा राजा जी थे, राजा जे चेलिया, चलेया, है ना? राजा जे चलेया। वो कहते हैं ना कि राजा जैसी मेंटेलिटी। सर, देश में संकट आ रखा है सर, आप टैक्स में रिफॉर्म कर रहे हो, आप बैठे हो कि संकट आ रखा है। ये है सर राजा वाली मेंटेलिटी। तो वो राजा जी चले थे। आधुनिक कर प्रणाली की नींव रखी, लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टैक्स रिफॉर्म। तो आपकी जो आज की आपको देखने को मिलता है, जो टैक्स रिफॉर्म जो सारे हैं, वो इन्होंने नींव रखी, फाउंडेशन रखी, राजा जी ने, राजा जी चले आने। नेक्स्ट आपका है 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, और कैटेगरी ए जो है वो स्टेट के लिए रिजर्व की गई थी। कौन सा क्षेत्र सीधे प्रकृति से कच्चा माल प्राप्त करता है? विच सेक्टर एक्ट्रैक्ट्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचर? तो आपका प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र। और ये बेस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, सभी आर्थिक गतिविधियों का आधारशिला है, क्योंकि आपको पता है कि रॉ मटेरियल आगे पहुंचाता है, बाकी जो चीज़ें सारी आपकी ये आगे देता है, प्राथमिक क्षेत्र। बाकी आपको पता है कि फिर आपका आता है सेकेंड, जो आप देखते हो ना, सेकेंडरी सेक्टर, उसमें आपको विनिर्माण वगैरह देखने को मिलता है। थर्ड सेक्टर जो आपका, जिन्हें ट्रशरी सेक्टर बोलते हैं, ट्रशरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र जो आपका, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये जो आपका सेवा क्षेत्र जिसे बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं इसे, है ना? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इसमें आपके टीचर, है ना, और आपके जो आपके डॉक्टर वगैरह सारे इसमें आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। इसका योगदान सबसे ज़्यादा है जीडीपी में। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? जीडीपी में इसका है करीब 55% के करीब इसका योगदान है। और इसमें लोग कितने हैं? लोग इसमें काफ़ी कम हैं, करीब 20% लोग इसमें लगे हुए हैं, 20-25% लोग इसमें लगे हुए हैं। बाकी जीडीपी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर में, आपको पता है क्या क्या आता है? जैसे आपका एग्रीकल्चर आ गया, है ना, कृषि आ गया, आपका जो खनन है, माइनिंग है, वो आ गया इसमें। और क्या आ गया इसमें? पशुपालन आ गया, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। आपका मत्स्य पालन, मतलब मछलियों को पालना वगैरह, वो आता है। इसमें काफ़ी लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जीडीपी में ये कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है? जीडीपी में ये करीब आपका 18-19% देता है, 18% के करीब देता है। और लोग इसमें लगे हुए हैं, करीब 45% लोग इसमें लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में। 1991 में रुपए का कुल अवमूल्यन कितना था? व्हाट वाज द टोटल रुपी डिवेल्यूएशन इन 1991? तो 28%। दो चरणों में किया गया, डन इन 2 फेजेस। इसमें क्या होता है कि रुपये का जो वैल्यू है वो घटा देते हैं। जैसे मान लो पहले कि भैया 70, एक रुपया जो है वो $70 के बराबर था, है ना? अब रुपया गिराया, मतलब गिराया रुपये को नीचे, और अब नहीं, सॉरी, मैं $70 बोल रहा हूँ। $1 जो है वो 70 रुपये के बराबर था। लगता है ये पागल हो गया है, वो क्या, कभी कभी उल्टा हो जाता है। तो आपका $1 जो है मान लो 70 रुपये भारतीय रुपये के बराबर है। अब डिवेल्युएशन किया गया, है ना, अवमूल्यन किया गया। तो अब क्या किया, आपका $1 जो है 90 भारतीय रुपये के बराबर हो गया, यानी जो रुपया है उसका मूल्य गिराया गया। अब ये क्यों गिराते हैं? तो इसलिए गिराते हैं कि ताकि आपका इकोनॉमी में जब आप देखते हो ना कुछ क्राइसिस वगैरह आते हैं, तो मेंटेन करने के लिए, है ना, उन चीज़ों को। अब इसमें हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, तो चीज़ें हमारी ओर से तो महंगी मतलब जाएंगी, क्योंकि हमारे हमको जो पैसा प्राप्त होगा वो ज़्यादा होगा इंडिया में लोगों को, क्योंकि पहले वो लोग 70 में बेच रहे, तब 90 में बेचेंगे। वहीं जो बाहर के लोग हैं, जो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होंगे, उनके लिए सस्ते में मिलेगी ये चीज़ें, क्योंकि रुपया का मूल्य गिर गया, तो डॉलर में वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, तो हमारी चीज़ें बिकेंगी ज़्यादा। तो इससे हमको ये भी फ़ायदा है, तो इसलिए आपका डिवेल्युएशन किया जाता है। लेकिन ज़्यादा कर दें तो फिर आपको पता है कि वो भी खराब है। इसके लिए आपको पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुआ? विच 5 ईयर प्लान स्टार्टेड हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो आपकी फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान थी, उसमें आपका हुआ पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्षेत्रीय संतुलन पर बल,
एम्फसाइज रीजनल बैलेंस, इसमें आपको देखने को मिलता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब थी, तो 1974 से आपकी कब 78 तक चली, 78 में। फिर इसके बाद आपको बताया कि जनता पार्टी की सरकार आ गई, चलनी तो ये चाहिए थी 5 साल, लेकिन जनता पार्टी की सरकार आ गई। मोरारजी देसाई पीएम थे, मोरारजी देसाई, है ना, मोरारजी देसाई, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप से सबसे ज़्यादा मतलब आपके जो बजट पेश किए हैं 10 बार, है ना, 10 बार बजट भी दिए हैं, 10 बार बजट पेश किया है, 10 बार बजट पेश, सर्वाधिक जो है वो इन्होंने किया है, सर्वाधिक बजट पेश किया मोरारजी ने। और ये पीएम बने आपके 1978 में पीएम बने। और फिर 2 साल क्या चला आपका, 2 साल चला आपके रोलिंग प्लान, है ना, जिन्हें अनवरत योजना भी जिन्हें बोलते हैं। 1978 से 80 तक क्या चला, रोलिंग प्लान चले, रोलिंग प्लान, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और बाकी जो सारी ये मैंने करवा रखे हैं, ये आपकी सारी जो है ना पंचवर्षीय योजना वगैरह सारी मैंने करवा रखी है उस क्लास में, इकोनॉमिक वाले में, इकोनॉमिक्स वाली में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर क्या थी, टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान वास, तो वो 8% थी। लास्ट ऑफिशियल 5 ईयर प्लान था ये आपका, कब से कब तक था ये आपका, 2012 से 2017 तक ये चलना था, 2017 तक चलना था ये, बट ये आपका 2015 तक ही चला। फिर आपका नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। जेंडर बजट में पार्ट बी योजनाओं का अर्थ क्या है, इन जेंडर बजट वोट पार्ट बी स्कीम्स मीन, तो महिलाओं हेतु 30% से कम आवंटन, वुमेन एलोकेशन बिलो 30%, और पार्ट ए जो है वो 100% महिलाओं हेतु, 100% वुमेन एलोकेशन। किस कर को पेपर टैक्स कहा जाता है, विच टैक्स वाज कॉल्ड द पेपर टैक्स, तो धन कर जो है वेल्थ टैक्स, उसे आपका पेपर टैक्स कहा जाता था। अधिकारी, इसमें अधिक अधिकारी था मतलब, और लो रेवेन्यू था, यानी कि पैसे तो कम मिलता था लेकिन हाई पेपर वर्क था, इसलिए इसको पेपर टैक्स बोलते थे। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो जीएम किन्स है, यानी कि समग्र मांग पर आधारित सिद्धांत, फोकस्ड ऑन एग्रीगेट डिमांड। तो ये इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक्स जो 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो यानी कि छोटी चीज़ें, इसमें क्या कि हम पर्सनल चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें छोटे लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, या है ना, व्यक्ति, या कोई कोई मतलब स्पेशल, जैसे मान लो कोई आपकी कंपनी हो गई, है ना, कोई कोई कंपनी वगैरह, उसका जो अध्ययन है, अध्ययन वो हम करते हैं किसमें, वो हम करते हैं माइक्रो स्कीम, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसमें आपके छोटे लेवल पे मतलब कोई व्यक्ति भी, आप सोच रहे हो कि मान लो कि यार ये जो मेरे पास वाले ये दुकान वाला है ना, ये इतनी कमाई कैसे कर रहा है, ये कितने में ये सारा जो है प्याज वगैरह, ये जो सारी जो चाय शक्कर, ये कितने में लेके आ रहा है और कितने में ये बेच रहा है। तो इसको अगर आप सोच रहे हो तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे हो, आप उसका अध्ययन कर रहे हो। यह उदाहरण किसकी थी, ये आपकी जो उदाहरण है वो थी आपकी एडम स्मिथ की, ध्यान रखना, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ की थी, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना एडम स्मिथ को। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक भी लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी इन्होंने, आपकी जो एडम स्मिथ है उन्होंने 1776 में, ध्यान रखना ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है यहाँ से। और फिर आपकी आती है, यानी कि इसे बोलते हैं व्यष्टि, और इसको बोलते हैं आपका जो मैक्रो है उसको समष्टि, ध्यान रखना। माइक्रो क्या बोलते हैं, माइक्रो को बोलते हैं व्यष्टि, और जो आपका मैक्रो है उसे बोलते हैं समष्टि। इसके आपके जनक थे, वो फादर थे वो जेमकिंस थे। ये आपकी बात करता है पूरा नेशनल लेवल पे, जैसे मान लो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जैसे आपकी बेरोजगारी होगी कि इंडिया में इतनी बेरोजगारी क्यों है ना, सरकारी योजनाओं पे, मगर हम सरकार की बात करें पूरी सरकारी ना योजनाओं की, तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी वो मैक्रो में आती है, यानी बड़े लेवल पे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना आपको। रेड कॉलर नौकरी किस क्षेत्र से जुड़ी है, रेड कॉलर जॉब्स बिलोंग टू विच सेक्टर, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आपका प्राथमिक क्षेत्र शारीरिक श्रम से संबंधित है, एसोसिएटेड विद फिजिकल लेबर। अब माइनिंग करे तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको खनन करना है, तो आपको हथौड़े मारने पड़ेंगे। जीएसटी पहचान संख्या में कितने अंक होते हैं, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन जीएसटी, तो आपके 15 अंक होते हैं। और पेन इज एम्बेडेड इन जीएसटी, तो जीएसटी में आपके पेन शामिल होता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड वाज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो आपका 1982 में शिवरामन कमेटी की सिफारिश पे, शिवरामन जो कमेटी थी आपकी, शिवरामन शिवरामन कमेटी की सिफारिश पे, ध्यान रखना, समिति की सिफारिश पे, इसकी सिफारिश पे आपका नाबार्ड जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका ये ग्रामीण ऋण की शीर्ष संस्था, अपेक्स बॉडी फॉर रूरल क्रेडिट, लेकिन ये डायरेक्ट, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं देती है ये, है ना, उसका जो संबंध है डायरेक्ट नहीं है गाँव वालों से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल, तो आपको पता है कि हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे थी, फर्स्ट वाली जो थी 1951 से 56 तक आपकी चली। और कृषि व सिंचाई पर केंद्रित थी, फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। सबसे अगर हम असफल की बात करें ना, अनसक्सेसफुल जो मोस्ट आपकी रही, वो कौन सी थी आपकी, सबसे विफल, वो थी आपकी तीसरी,
सबसे विफल जो है वो तीसरी थी, है ना। तीसरी थी आपकी, जो आपकी 61 से 66 वाली, 66 वाली। किस कारण थी ये सबसे आपकी विफल जो थी? एक तो आपको बताया कि मतलब चीन युद्ध हो गया, है ना, चीन युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ भारत का। ये आपका 1962 में हुआ ना, 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ भारत का, भारत चीन युद्ध। और भारत पाक युद्ध भी आपको देखने को मिलता है 65 में, है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध। ये कब हुआ? 1965 में। उस टाइम तो काफ़ी युद्ध हुए, अकाल पड़ा, तो इस कारण ये सबसे विफल रही आपकी तीसरी वाली। और सबसे सफल जो पहली और आठवीं आपको देखने को मिलती है। और प्लान हॉलीडे की अगर हम बात करें, प्लान हॉलीडे तो वो आपका कब था? ये आपका था 1966 से आपका जो है 69 के बीच, 69 के बीच आपको देखने को मिलता है 3 साल का। बाकी आपको अगर गैप और देखें हम, गैप तो एक तो 78 से 80 के बीच में था, जो रोलिंग प्लान के टाइम, और 78 से 80, और एक आपका आपको 90 के आसपास देखने को मिलेगा उस टाइम पे। तो ये आपको गैप देखने को मिलता है, 3 गैप देखने को मिलते हैं आपको। और ये आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ यहाँ से, तो मेरे को याद आ गया, ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखना। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था किसने? इंदिरा गांधी ने। नेशनलाइज इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया था। तो नेशनलाइजेशन किया था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, 14 बैंकों का। बाकी प्लान हॉलीडे ये अलग है। और प्री प्रेस जो है उसको भी इंदिरा गांधी जी ने ही समाप्त किया था, ध्यान रखना इसी टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पानी पे खेला जाता है? आपके स्पोर्ट्स से जिसमें आ चुके हैं, तो सर्फिंग। यानी ऑप्शन थे 4, उनमें आपका सर्फिंग था। अगर आपने फ्री फायर पबजी खेल रखा होता, पानी के अंदर जाते तो सर्फिंग का ऑप्शन आता है। आप उसके ऊपर तैरते हो ना, और सर्फिंग होता है, वो नीचे बोर्ड होता है ना, वो समुद्री लहरों पे बोर्ड की सहायता से खेला जाता है ये आपका सर्फिंग। डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन किस कैटेगरी से रिलेटेड है? तो एथलेटिक्स की आपकी स्पर्धाएं इवेंट है। डेकाथलॉन में आपकी 10 इवेंट होते हैं, और आपकी जो हेप्टाथलॉन है उसमें 7 इवेंट होते हैं, ध्यान रखना आपको, 7 इवेंट होते हैं। एशियाई खेलों में महिलाओं के लिए वॉलीबॉल कब शुरू हुआ? इन विच ईयर वाज वुमेन्स वॉलीबॉल इंट्रोड्यूस्ड इन एशियन गेम्स? तो 1962 में हुआ आपका। और मेंस वॉलीबॉल जो आपका कब हुआ? 1958 में हुआ, इंक्लूड, है ना, ओलंपिक में। आपका जो इन्हें एशियाई खेलों में पूछा यहाँ पे ना, एशियाई खेलों की बात है, एशियन गेम्स की, सॉरी, 1962। और वहाँ पे बीच वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा आपका ये। रेत के मैदान पर 2 खिलाड़ियों की टीम खेलती है, इसमें बीच वॉलीबॉल आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। डूरंड कप 2025 किस महीने में शुरू हुआ? इन विच मंथ डिड द डूरंड कप 2025 स्टार्टेड? तो ये जुलाई में आपका हुआ। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, ध्यान रखना। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 1888 में हुई थी आपकी, 1888 में, शिमला में, है ना, शिमला में हुई थी आपकी। जो सर डूरंड थे उन्होंने की थी, उनका नाम था ना सर, ऐसे कुछ था, सर मैम्ब्रोन डूरंड कुछ ऐसा करके था उनका नाम। तो शिमला में आपकी शुरुआत देखने को मिलती है आपको। 2026 में जो आपके राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि 26 में तो दुनिया खत्म है। 26 में दुनिया खत्म नहीं है, 26 में आप सभी ग्लो करोगे। आप सबने ये प्रण ले रखा है कि 26 में तो स्क्रीन को ग्लो कराऊंगा। तो कॉमनवेल्थ गेम भी वहीं पे होंगे, ग्लासगो में, ध्यान रखना। स्कॉटलैंड में आपका ये शहर, स्कॉटलैंड में आपका देखने को मिलता है, स्कॉटलैंड में, वहाँ पे होगा आपका ये। पहले 2014 में भी ये मेजबानी कर चुका है, प्रीवियसली होस्टेड इन 2014, ग्लासगो। बाकी इंडिया में कब हुआ था आपका? इंडिया में अभी तक एक ही बार हुआ है, वो हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम जो है वो न्यू दिल्ली में। कब हुए थे ये हुआ था आपका 2010 में, ध्यान रखना, 2010 में। क्या? कॉमनवेल्थ गेम्स। आगे चलते हैं। 2024-25 रणजी ट्रॉफी किसने जीती? हु वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024-25? तो विदर्भ ने जीती है, केरला को हरा के, है ना, केरल को हरा के, केरल को हराया है इसमें। और ये भारत की प्रमुख, आपको बताइए, डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। और सबसे ज़्यादा किसने जीती है? सबसे ज़्यादा जीती है मुंबई ने, सबसे ज़्यादा। जो रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीती है? तो वो मुंबई ने जीती है, ध्यान रखना, मुंबई ने जीती है। और सेकंड जो है, सेकंड इसमें कौन है? सेकंड कर्नाटका है ना, कर्नाटका है, सफल टीम, कर्नाटक है। नेक्स्ट है आपका आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो है आपका 2024 में, वो किसने जीता? इंडिया ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था यहाँ पे, साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया था उस टाइम पे, वो हराकर। और राहुल द्रविड़ इसके कोच थे, हमको पता ही है, वहाँ वहाँ टाइप रोहित शर्मा जी ने वहाँ पे आपका झंडा गाड़ा था। और सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा था लॉन्गो पे, जतिन सप्रू की वो कमेंट्री आपको याद होगी कि लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे शानदार कैच, वाह, वाह जी, एक्टिंग के बादशाह हो जी, माशाल्लाह। तो राहुल द्रविड़ उस टाइम पे हमारे कोच थे, और साउथ अफ्रीका को हरा के। ये आपका कहाँ पे हुआ था ये T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है आपका? अमेरिका में हुआ था, एक तो अमेरिका में। और और आपका जो वेस्ट इंडीज में आपको देखने को मिलता है, बारबाडोस में, है ना।
वेस्ट इंडीज़ में वहाँ पे। बारबाडोस में इंडिया ने झंडे गाड़े थे फाइनल में। यहाँ पे आपका वर्ल्ड कप जीता था, T20 वर्ल्ड कप, ध्यान रखना 2024 में। भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ और कब स्थापित हुआ? वेयर एंड व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट हॉकी क्लब एस्टेब्लिश्ड? तो कैलकाटा में हुआ था आपका 1885 से 86 के बीच आपका हुआ था, कलकत्ता में, कैलकाटा बोलते थे उस टाइम पे। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन 1928। तो 1928 में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण आया था आपका हॉकी में। यहाँ पर जब एम्स्टर्डम वाला था, है ना, एम्स्टर्डम वाला, उस टाइम पे नीदरलैंड में, वहाँ पे हुआ था आपका। और इंडिया ने हॉकी में आपकी जो वर्ल्ड कप जीता था, हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने, हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने, वो कब जीता था वर्ल्ड कप? तो वो इंडिया ने जीता था आपका केवल एक ही बार जीता था, 1975 में। उस टाइम कैप्टन कौन थे? तो अजीत पाल सिंह थे, ध्यान रखना, अजीत पाल सिंह। ये आपको देखने को मिलता है यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बाकी हॉकी में इंडिया सबसे सफल रहा है, ध्यान रखना। बीसीसीआई वाज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई थी। यानी कि आपकी जो इंडिया में है ना, गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है बीसीसीआई। ओलंपिक में टेबल टेनिस की शुरुआत कब हुई? 1988 में आपको देखने को मिलती है, इंट्रोड्यूस्ड एट सियोल ओलंपिक्स। सियोल ओलंपिक में शामिल हुआ था आपका कोरिया में। बाकी स्पोर्ट के लिए क्या है ना, मैंने एक अलग से स्टैटिक जीके का वीडियो डाल रखा है, वो जाके देखना आपको। उसमें फोक डांस सारा करीब 4 घंटे के आसपास है, उसमें सारा कवर कर रखा है, हर एक चीज़ बता रखी है मैंने, हर एक वर्ड बता रखा है, तो वो जरूर देखना आप जाके। जुलाई 2025 तक रणजी ट्रॉफी की दूसरी सबसे सफल टीम तो हमने देखा कर्नाटक थी। मुंबई सबसे सफल टीम है, ये हम देख चुके हैं। क्रिकेट में वाइट बॉल पे आपको बताया कि 1 रन मिलता है, एक्स्ट्रा रन। जुलाई 2025 तक सर्वाधिक एशिया खेल पदक वाला भारतीय एथलीट, एशियन एशियन गेम जो आपके, उनमें इंडियन एथलीट कौन सा है जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 2025 तक? तो पीटी उषा है, जिन्हें आप पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, पीटी उषा। उन्होंने एशियन गेम्स में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं अभी तक। 800 मीटर और 1500 मीटर जो आपकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आती है? जो सारी दौड़ होती है वो मिडिल डिस्टेंस में आती है। लॉन्ग डिस्टेंस में कौन सी आती है आपकी? जो 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, वो आती हैं। शॉर्ट में 100 मीटर, 200 मीटर आती है, ध्यान रखना। शॉर्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस की, तो उसमें कौन सी आती है आपकी? उसमें आपकी आती है 100 मीटर, है ना, 200 मीटर आपकी, ये इसमें आपको देखने को मिलती है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? वो होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2022, 2022। तो ये 22 वाला किसने किया था? कतर ने किया था, कतर ने। और फर्स्ट वर्ल्ड कप इन अरब वर्ल्ड, अरब विश्व कप में ये पहला, अरब अरब विश्व में ये पहला विश्व कप था, अरब, आपकी जो अरब देश है वहाँ पे। और यहाँ पे आपका किसने जीता था? ये अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। मेसी अर्जेंटीना की ओर से खेल रहे थे और फ्रांस की ओर से एम्बाप्पे खेल रहे थे ना। बाकी तो और प्लेयर थे पर लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूँ, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। किलियन एम्बाप्पे फ्रांस की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन किया था उसने, उन्होंने। और अगला जो होगा आपका फीफा वर्ल्ड कप, वो कहाँ पे होगा नेक्स्ट जो होगा आपका, वो कहाँ पे होगा? तो ये आपका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, कॉन्टिनेंट, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपका यूएसए में, कनाडा में और मेक्सिको में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मेक्सिको में, है ना। तो यहाँ होगा आपका नेक्स्ट। बाकी अगला है बैडमिंटन का एक गेम कितने अंकों का होता है? स्टैंडर्ड बैडमिंटन गेम इज प्लेड अप टू हाउ मेनी पॉइंट्स? तो इसमें 21 पॉइंट होता है। और 3 गेम में से सर्वश्रेष्ठ, मैच इज बेस्ट ऑफ 3 गेम, 3 गेम में आपका सर्वश्रेष्ठ देखते हैं इसमें, 21 पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलता है। ये भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये फेंसिंग फेंसिंग से जुड़ी हुई हैं। ओलंपिक में पहली ये महिला, भारतीय महिला फेंसर है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2024 के पेरिस में। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण किस खेल से आया? इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड केम फ्रॉम विच स्पोर्ट? तो वो निशानेबाजी शूटिंग में आया था, वोन बाई अभिनव बिंद्रा इन 2008। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीता था बीजिंग ओलंपिक में, ध्यान रख, बीजिंग में, बीजिंग ओलंपिक में, चाइना में। और इनकी एक पुस्तक भी है, पुस्तक बुक कौन सी है? वो बुक है शॉर्ट आउट हिस्ट्री, है ना, शॉर्ट एट हिस्ट्री, एट हिस्ट्री, वो बुक आपको देखने को मिलती है, शॉर्ट एट हिस्ट्री। और फिर इसके बाद आपको पता है कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में सेकंड आया था, नीरज चोपड़ा जी ने जीता था जेवलिन थ्रो में, है ना, सो गोल्ड की बात हो रही है। 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? विच सिटी विल होस्ट द 2032 समर ओलंपिक्स? तो ब्रिस्बेन जो है वो करेगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने 1956 और 2000 में भी ओलंपिक कराए हैं और अब 2032 में वापस कराने वाला है। यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। ये CHSL आपके जो CHSL के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए हैं। और देखो, मैं ना काफ़ी पढ़ा दूँ आपको चीज़ें, बट है क्या कि मसला ये है कि हमारे पास कोई टीम नहीं है। ये चीज़ें मैं ही तैयार करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। बाकी सारी जितनी सब्जेक्ट है वो आपको आराम से करवाते हैं।
बाकी जो सारा सब है वही देखते हैं, कमेंट वगैरह रिप्लाई करना, टेलीग्राम वगैरह। मेरा काम है बस जीएस तैयार करना और पढ़ाना, बाकी सब वही मैनेज करते हैं। और आपने आज, साल का ये पहला दिन है, आपने आज क्लास देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। बाकी इकोनॉमिक्स की वन शॉट मैंने करवा दी है आपको, वो देख लेना। पॉलिटी की वन शॉट करवा दी है, वो देख लेना आप। एंशियंट हिस्ट्री, स्टैटिक, करंट मैंने काफ़ी आपको करवा रखा है, सब आपको देख लेनी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। बाकी बाकी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग भी राम सर ने एक्सलेंट तरीके से आपको करवा रखी है। काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं, वहाँ से कमेंट आ रहे हैं आप दोस्तों के, तो जिस भाई ने नहीं देखा वो देख लेना। बाकी यही मेरी तो आपके लिए तमन्ना है कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ में अचीव करें जो आप चाहते हैं। और ढेर सारा प्यार आप सभी को। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।